उसके बाद है हमारा तना स्टेम, जिसको कि स्तंभ या प्ररोह भी बोलते हैं। जब तना कम आयु का होता है तो उसको चाइल्ड स्टेम या शैशव तना बोलते हैं, जो कि हरे रंग का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है एंड उसके द्वारा अपना भोजन बनाता है। ठीक, जब वयस्क हो जाता है या अडल्ट हो जाता है, आयु हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अडल्ट स्टेम या वयस्क तना, जो कि ग्रे या धूसर रंग का होता है। एंड तना या स्टेम क्या फंक्शन, क्या कार्य परफॉर्म करता है? पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैसे? जड़ों की तरह ही तने के कारण भी पौधे खड़े रहते हैं और इनको यांत्रिक शक्ति या इनको स्ट्रेंथ मिलती है जड़ों से भी और तने से भी। ठीक, तने की पहचान क्या है? इसमें पर्व और पर्व संधियां मिलेंगी आपको। पर्व को बोलते हैं नोड एंड पर्व संधियों को बोलते हैं इंटरनोड। जैसे ये हो गए हमारे पर्व या नोड, और दो पर्व या नोड के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पर्व संधियां या इंटरनोड। ठीक, पर्व या नोड के स्थान से ही लीव्स या पत्तों की उत्पत्ति होती है। एक और पार्ट हमारा रह गया कि जो तना है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, एक बीज हमने भूमि में डाल दिया तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको बोलते हैं प्लूमूल या फिर प्रांकुर, एंड जो नीचे वाला हिस्सा डेवलप होगा उसको बोलते हैं मूलांकुर या रेडिकल, है ना। तो जो तना है, स्टेम है, वो प्लूमूल या प्रांकुर से डेवलप होता है। प्लूमूल या प्रांकुर, यहाँ से तना डेवलप होता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने जड़ का उसकी ग्रोथ पढ़ी थी कि कैसे जल गुरुत्व और प्रकाश के विपरीत या फिर उसी दिशा में इसकी ग्रोथ होती है, उसी प्रकार से हम तने की ग्रोथ या वृद्धि भी पढ़ते हैं कि प्रकाश जो है वो बाहर हर जगह है एंड तना भी ऊपर की साइड है और ऊपर की साइड पूरी ज़मीन पर प्रकाश ही प्रकाश है। तो इसीलिए प्रकाश के रेफरेंस में ये धनात्मक प्रकाश अनुवृत्ति है या पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म है, मतलब प्रकाश की दिशा में ही यह ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। तो इसलिए हो गया धनात्मक प्रकाश अनुवृत्ति। एंड जल और गुरुत्व दोनों ही नीचे की डायरेक्शन में होते हैं एंड जो तना है वो ऊपर की डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। तो इसीलिए जल और गुरुत्व दोनों के ही रेफरेंस में ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक जला अनुवृत्ति, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड ऋणात्मक गुरुत्व अनुवृत्ति या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद तना जो है कुछ रूपांतरित फॉर्म में डेवलप हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशंस ये शो करता है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन पे स्टार मार्क लगा लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आलू तना है कि जड़ है, लहसुन तना है कि जड़ है, एंड जड़ है तना है तो कौन से प्रकार का तना है ना। तो तना जो मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है, वो 3 प्रकार से करता है। भूमिगत तना, मतलब जब तना भूमि के अंदर चला जाए तो उसको बोलते हैं भूमिगत तना। और अर्धवायवीय तना, सेमी एरियल, मतलब आधा बाहर है और आधा जमीन के अंदर है। तीसरा वायवीय तना, पूरा ही हवा में है तना, उसको बोलते हैं एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन। मतलब इन 3 टाइप से जो स्टेम है वो मॉडिफाई होता है। भूमिगत तने में 4 चीज़ें आती हैं, कंद, प्रकंद, धनकंद एंड शल्ककंद। कंद मतलब ट्यूबर, प्रकंद राइजोम, घनकंद कॉम एंड शल्ककंद को बोलते हैं बल्ब। अब जो कंद है उसका एग्जाम्पल है आलू, प्रकंद का या राइजोम का एग्जाम्पल है हल्दी, अदरक और केला, धनकंद या कॉम का एग्जाम्पल है जिमीकंद या केसर, एंड शल्ककंद या बल्ब का एग्जाम्पल है लहसुन या प्याज। बॉटनी में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद ही करनी पड़ेंगी, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एंड डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनको रट लेना। दूसरा है अर्धवायवीय तना या सेमी एरियल स्टेम। इसके एग्जाम्पल्स हैं दूब ग्रास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी या जलकुंभी। ये सब अर्धवायवीय तना, मतलब आधे ज़मीन के अंदर हैं एंड आधे ज़मीन के बाहर हैं। ठीक, फिर है वायवीय तना या एरियल स्टेम, मतलब हवा में तना कौन कौन से मॉडिफिकेशंस दिखाता है। यह बेल, किसकी, अंगूर की या खीरे आदि की जो बेल है
वो किसका एग्जाम्पल है? तने का एग्जाम्पल है। देन नींबू और बोगनविलिया के जो पौधे होते हैं उनमें कांटे होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? वो भी एक तना है, वो तने का उदाहरण है। देन नागफनी और कैक्टस में जो पत्तियां होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है तने का, जो कि वायवीय तना है, एरियल स्टेम है। अब नागफनी और कैक्टस में जो कांटे होते हैं ना, वो पत्तियां होती हैं, एंड जो पत्तियां होती हैं जो हमें दिखती हैं वो तना होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखना, इनको आप गूगल कर लेना इमेजेस को और आपको क्लियर हो जाएगा, ये आप बिल्कुल सारे रट लेना। उसके बाद है पत्तियां, लीफ या पर्ण भी इनको बोलते हैं। मेनली ये हरे रंग की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक एक पिगमेंट होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया परफॉर्म करता है। ठीक, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसमें मैग्नीशियम मिलता है, एंड ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बना देते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। ठीक, ग्लूकोज हो गया भोजन, एंड ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खुद बनाते हैं पौधे। कैसे? पत्तों में हरे रंग के क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से। ठीक, अपना भोजन खुद बनाने के कारण ही हम पौधों को स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, अब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, यहाँ से ये आप डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या कि ये एनाबॉलिक प्रक्रिया है, उपचयी प्रक्रिया है या कैटाबॉलिक प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एनाबॉलिक प्रक्रिया है, मतलब यहाँ पर कोई नया मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, कोई चीज़ टूट नहीं रही, यहाँ पर नए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं उपचयी प्रक्रिया है या एनाबॉलिक प्रक्रिया है। ठीक, एंड यहाँ पर पानी का ऑक्सीडेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, रट लेना इन चीज़ों को। एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें मिला कहाँ से? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? वो वाटर के मॉलिक्यूल से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक, क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस में कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी बोथ, या डी में नन कर लो। तो हमें पता होना चाहिए कि वाटर के मॉलिक्यूल से हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मिलती है। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो लाल रंग में, रेड लाइट में होती है। सबसे कम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की दर है जो हरे रंग में होती है, ग्रीन लाइट में होती है। याद रखना, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा कि हरे रंग में सबसे ज़्यादा होगी, बट हरे रंग में सबसे कम होती है एंड लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। ठीक है, अब आर्टिफिशियल लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये भी आप ध्यान रखना। आपको लगेगा कि आर्टिफिशियल लाइट में पता नहीं होगी कि नहीं होगी प्रकाश संश्लेषण, बट अगर आप पौधे को आर्टिफिशियल लाइट में रखेंगे तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन बनाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका लगभग 50% भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब सूर्य के टोटल लाइट का 50% जो हिस्सा है वो प्रकाश संश्लेषण, उसमें पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर सकते हैं। एंड इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकरण या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। एंड प्लांट इसका सिर्फ 1 से 2% ही उपयोग कर सकते हैं, बाकी ये उपयोग नहीं करते। ठीक, तो ये हो गया अपना फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा भोजन अपना पौधों के द्वारा खुद बनाया जाता है। उसके बाद जो पत्तियां होती हैं उसकी जो बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, उसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा या रंध्र। ये क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी को ट्रांसपिरेट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और गैसियस एक्सचेंज में ये हेल्पफुल होते हैं। एंड ये पत्ती की सतह पर मिलते हैं। इसमें 2 सेल्स होती हैं बाहर की तरफ जिनको हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल।
ये ही स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। किस प्रकार से स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं वो ये द्वार कोशिकाएं ही निर्धारित करती हैं। ठीक है, उसके बाद पत्तियां भी कुछ मॉडिफिकेशन शो करती हैं, रूपांतरण शो करती हैं। उसमें क्या है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटे का रूप धारण कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल नागफनी में हमने देखा था। अब ये तो हो गए कांटे जो कि पत्तियां हैं, एंड नागफनी के जो पत्ती हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो है तने का मॉडिफिकेशन। ठीक, ये हम पढ़ चुके। उसके बाद कुछ पौधे कीटभक्षी होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, मतलब जो कीटों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो उनकी पत्तियां इस टाइप से मॉडिफाई हो जाती हैं कि वो कीटों को ट्रैप कर सके, खा सके एंड कीटों का भक्षण कर सके। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ड्रोसेरा, डायोनिया के हम वेनस फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं, यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर वोट, इसके जो पत्ते होते हैं वो ब्लेड्स की तरह नुकीले हो जाते हैं। नेपेंथीज, जिसको हम घटपर्णी या पिचर प्लांट बोलते हैं, इसमें क्या है, जो पत्तियां हैं वो घड़े के समान हो जाती हैं। ये रहा ड्रोसेरा अपना। उसके बाद डायोनिया, जिसको वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। देन नेपेंथीज को पिचर प्लांट या घटपर्णी भी बोलते हैं। ये इसके जो पत्ते होते हैं ये घड़े की तरह हो जाते हैं। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वोट भी बोलते हैं, इसके पत्ते ब्लेड्स की तरह हो जाते हैं, इसीलिए इसको ब्लैडर वोट बोलते हैं। देन है हमारा फ्लावर या फूल। ये पौधों का एक जननांग है, कोशिकांग है। इसमें बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, सबसे बाहरी, जो एक ग्रीन कलर के फ्लावर के बाहर आपने देखा भी होगा, जिसके अंदर जो मेन फ्लावर की पंखुड़ियां हैं वो कवर होती हैं। ठीक है, दूसरा है दलपुंज, जिसको कोरोला बोलते हैं। तीसरा है पुमंग या एंड्रोशियम, नर जननांग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चौथा है जायांग या गाइनोशियम, जो मादा जननांग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, जो पहले 2 हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलिक्स एंड कोरोला, इन दोनों को हम बोलते हैं सहायक चक्र। एंड जो 3rd एंड 4th हैं पुमंग एंड जायांग, इनको हम बोलते हैं आवश्यक चक्र, बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इसीलिए लैंगिक चक्र में हेल्पफुल हैं, या इनको आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र भी बोलते हैं। एंड पहले 2 को बोलते हैं सहायक चक्र। ठीक है, तो ये बाहर वाला हो गया जो ग्रीन कलर का होता है, बाह्य दलपुंज कैलिक्स। उसके बाद जो हमें जो रंगीन पंखुड़ियाँ दिखती हैं फ्लावर्स की, वो होते हैं कोरोला या दलपुंज। उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुमंग एंड्रोशियम, उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको बोलते हैं गायनोशियम या जायांग। ठीक है, तो ये है फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसपे 4 चीज़ें होती हैं। बाहर जो होगा बाह्य दलपुंज कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स होंगी। एक एक को हम देखते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, सबसे बाहरी लेयर है, हरी रंग की होती है। एंड जो ये इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लीफ लाइक, इनको हम बोलते हैं सेपल्स या कैलिक्स। ठीक, कैलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में पूरी लेयर को। एंड ये जो इंडिविजुअल पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेपल्स। एंड इसका क्या फंक्शन है, ये फूल को सुरक्षा प्रदान करते हैं कि ताकि फूल को बाहर से कोई नुकसान ना हो, फूल को सुरक्षित रखते हैं। कौन, कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। उसके बाद है दलपुंज या कोरोला, जो कि हमें बाहर से अलग अलग टाइप के फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ दिखती हैं, वो होती हैं कोरोला या दलपुंज। रंगीन पंखुड़ियाँ, इनको हम बोलते हैं पेटल्स या कोरोला। कोरोला बोलते हैं पूरी लेयर को, पूरे सभी पंखुड़ियों को मिला के, और एक एक पंखुड़ी को बोलते हैं पेटल। ठीक, ये क्या करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, जो परागण का प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, वो फीमेल पार्ट तक, स्टिग्मा तक जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन या परागण। तो जो ये परफॉर्म कौन करता है, कीट या वायु। तो जो कीट होते हैं उनको फूल तक लाने का काम कौन करते हैं, ये करते हैं पंखुड़ियाँ या ये जो पेटल्स होती हैं दलपुंज या कोरोला,
ये कीटों को इंसेक्ट करते हैं और इनमें नेक्टर या मकरंद होता है, जिसके कारण ही इंसेक्ट्स यहाँ पर अपना भोजन ग्रहण करने आते हैं। तीसरी हमारी लेयर है पुमंग या एंड्रोशियम। ये नर जननांग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक या एक से अधिक इसमें पुंकेसर या स्टेमन्स होते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा है स्टेमन, ठीक। एंड एक पुंकेसर में परागकण या पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसमें परागकण होते हैं। इसमें बेसिकली कई पार्ट्स हैं। इसको जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसको बोलते हैं हम परागकोश या एंथर। ये संख्या में 2 होते हैं। जिस स्ट्रक्चर से ये आपस में जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं योजी या कनेक्टिव, ठीक है। एंड ये जो स्टार्क होता है इनका, मतलब स्टेम या तना होता है, इसको बोलते हैं पुतंतु। एंड परागकोश में जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि मेल गैमेट्स हैं, नर युग्मक हैं, उनको बोलते हैं परागकण या पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इन्हीं को हम मेल गैमेट्स या नर युग्मक बोलते हैं। एंड इन्हीं को हम लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग फ्लावर का पुमंग एंड्रोशियम। इनको जो है पोलन ग्रेन्स जो है इनको -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि पोलन ग्रेन्स को कहाँ पर स्टोर किया जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा? वो है -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में। किस गैस का यूज किया जाता है? तरल नाइट्रोजन का, ठीक। उसके बाद है हमारा जायांग या गायनोशियम। ये मादा जननांग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें अंडप या कार्पल्स होते हैं। एंड इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल एंड वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ठीक है। ये हो गया स्टिग्मा, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर चिपकते हैं पॉलिनेशन या परागण प्रक्रिया के द्वारा। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? पराग कणों की लैंडिंग साइट, बिकॉज यहीं पर पोलन ग्रेन्स या परागकण आकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, ठीक। देन जो दूसरा पार्ट है ये स्टॉक, उसका स्टॉक था पुतंतु। एंड यहाँ है स्टाइल या वर्तिका। जो लास्ट पार्ट है जायांगा गायनोशियम का वो है ओवरी, अंडाशय। इसके अंदर बीजांड या ओव्यूल होता है जो कि फीमेल गैमेट है या मादा युग्मक है। इसको हम गुरु बीजाणु या मैक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स को हमने बोला माइक्रोस्पोर्स, इसको बोला मैक्रोस्पोर्स, उसको बोला लघु बीजाणु, इसको बोला गुरु बीजाणु, ठीक है। अब ओव्यूल में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो अंड कोशिका एग सेल या ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय केंद्र या पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये 2 प्रकार की सेल्स हैं, एग सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई, अंड कोशिका और ध्रुवीय केंद्र। तो ये है अपना फ्लावर का स्ट्रक्चर जिसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर है सेपल्स की लेयर जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। उसके अंदर जो कलर्ड पंखुड़ियां हैं उसको हम बोलते हैं कोरोला या दलपुंज, जिसको हम पेटल्स बोलते हैं। एंड उसके अंदर है फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट। बाहर है मेल पार्ट जिसको हम पुमंग या एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड सबसे अंदर है फीमेल पार्ट जिसको हम जायांग या गायनोशियम बोलते हैं। ये था फ्लावर का या फूल का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि पौधों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब किस प्रकार से पॉलिनेशन के प्रोसेस के द्वारा पौधों में पोलन ग्रेन फ्लावर्स में स्टिग्मा तक जाता है ना, ये हम देखेंगे। ये प्रोसेस होती है परागण या पॉलिनेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्या है पॉलिनेशन या परागण? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाना, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना, ये हैं पोलन ग्रेन्स। एंड ये है अपना फीमेल पार्ट का स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना ही परागण या पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक। अब 2 टाइप से हो सकता है, स्वपरागण ऑटोपोलिनेशन या परपरागण। स्वपरागण क्या होगा? उसमें एक ही फूल के परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, मतलब फ्लावर में ही दोनों ही पार्ट होंगे, मेल और फीमेल, उसी फ्लावर में पॉलिनेशन होगी, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण या ऑटोपोलिनेशन। दूसरा है परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन, हम इसको बोलते हैं। इसमें अलग अलग फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होंगे, एक में मेल होगा एक में फीमेल होगा।
तो इस प्रकार से जब पॉलिनेशन होता है अलग अलग फ्लावर्स पर, उसको बोलते हैं हम पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकता है, वायु द्वारा, एयर द्वारा, या फिर कीटों द्वारा, इंसेक्ट्स द्वारा। वायु द्वारा जो परागण होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस होगी, उसको हम बोलते हैं वायु परागण, एंड कीटों द्वारा जो होगी उसको बोलते हैं कीट परागण। वायु परागण में जो पोलन ग्रेन्स हैं या परागकण हैं उनको हल्का एंड सूखा हुआ होना चाहिए, मतलब ड्राई एंड लाइट वेट। ठीक, एंड कीटों जो द्वारा परागण होता है, कीट परागण होता है, उसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिकी होनी चाहिए। ठीक, तभी तो लेके जाएंगे वो, नहीं तो वायु में अगर चिपचिपे होंगे तो फिर वो नहीं जा पाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना। एंड अब है कुछ जो फ्लावर्स हैं वो उभयलिंगी होते हैं और कुछ एक लिंगी होते हैं। उभयलिंगी या मोनोशियस फ्लावर कौन होते हैं, जिसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही जनन जो लिंग है वो पाए जाते हैं। कैसे, इसीलिए बोला उभय मतलब दोनों, लिंगी मतलब लिंग, मेल प्लस फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनको बोला उभयलिंगी पुष्प। और मोनोशियस फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन हैं। एग्जाम्पल हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में खीरा, ककड़ी इत्यादि, एंड सरसों, गुड़हल, नारियल एटसेट्रा। उसके बाद है एक लिंगी पुष्प, मतलब जिस पुष्प में एक ही भाग हो, या तो मेल हो या फीमेल हो। डायोशियस फ्लावर्स मतलब नर और मादा एक ही पार्ट में होते हैं, या तो मेल मिलेगा या फीमेल मिलेगा, एक ही भाग होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल है पपीता, खजूर या तरबूज। ये देखो टर्म्स आएंगे एग्जाम में कि मोनोशियस फ्लावर्स कौन से होते हैं। आपको लगेगा कि मोनोशियस मतलब मोनो का मतलब है सिंगल, यहाँ पर एक ही सेक्स ऑर्गन मिलेगा, नहीं। यहाँ पर ये जो हिंदी और इंग्लिश की दोनों टर्म थोड़ी सी देखने में कंट्रोवर्शी लगता है, बट ये उभयलिंगी और मोनोशियस एक ही है। उभयलिंगी मतलब दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में है। मोनोशियस भी सेम है कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन हैं। ठीक है, डायोशियस मतलब एक फ्लावर में दोनों नहीं है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इसको हम एक लिंगी पुष्प भी बोलते हैं। तो ये हमने करी प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट आकार की, जिसमें जड़, पत्ती, फल, फूल ये हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम करेंगे पौधों में रिप्रोडक्शन, पौधों में जनन क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक, अभी तक हमने क्या किया, पादप वर्ग का क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, जिसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स ये सब किए। इनको आप रट लेना, बार बार रिवीजन करना, एंड माइंड में जब थैलोफाइटा से एंजियोस्पर्म्स तक पढ़ते जाओगे तो सारी चीज़ों को रखते चलना साथ साथ कि पहले क्या था, अब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पौधों में। एंड अगर आप 3-4 बार ऐसे इस सीक्वेंस के साथ पढ़ोगे पूरी क्लासिफिकेशन को, सभी प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में जो हमने किए हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से बॉटनी की क्लासिफिकेशन, पौधों को सभी को आप अच्छी प्रकार से समझ पाओगे और कहीं भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी बॉटनी अच्छे से आपको समझ में आए और कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग बने, आपके दिमाग में एक पिक्चर पूरी क्लियर हो जाए कि बॉटनी का पूरा किन किन टाइप के पौधे होते हैं, कैसे उनको क्लासिफिकेशन उनका किया गया है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सभी आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। ठीक, तो बार बार रिवीजन करना और कहीं पे कोई इशू है तो हमें इन्फॉर्म करना। इसके बाद हम करेंगे पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। पौधों में भी जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड लैंगिक किसको बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, यहाँ पर लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, मेल और फीमेल अलग अलग गैमेट्स की यहाँ पर
कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही यहाँ पर युग्मक या गैमेट्स जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना ही मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर नहीं पाया जाता। संतानें जो बनती हैं, जो सेल्स बनती हैं, एक सेल से जो 2 सेल्स बनती हैं, वो पेरेंट जो सेल्स होती है, जनक कोशिका होती है, वो बिल्कुल उनके सिमिलर होती है। यहाँ पर वेरिएशंस या विविधता नहीं पाई जाती। तो ये तो हो गया अपना अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें प्लांट्स में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन नाम से, ये इसी का एक प्रकार है। ठीक है, उसके बाद लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? यहाँ पर नर और मादा दोनों ही लिंगों की आवश्यकता होती है। जब मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट या नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया पूरी होगी, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यानी यहाँ पर गैमेट्स भी बनते हैं और मेल और फीमेल लिंगों की, सेक्स की, दोनों की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण से संतानें जो हैं पेरेंट से, जनक कोशिकाओं से भिन्न होती है, अलग होती है, आपस में भी अलग होती हैं और जो पेरेंट कोशिका है, जनक जो कोशिका है, उससे भी अलग होती हैं। एंड यहाँ पर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर एट्सेट्रा पाया जाता है, वो आप सेल डिवीजन की हमारी सेपरेट वीडियो है कोशिका की, उसमें आप देख लेना। एंड यहाँ पर म्यूटेशंस या क्रॉसिंग ओवर होते हैं, तो इसके कारण जो सेल्स बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं, उनमें वेरिएशंस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं संतान में पाई जाती हैं। यहाँ पर कोई विभिन्नता नहीं होगी, यहाँ पर विभिन्नता होंगी। ठीक है, तो ये 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है कायिक प्रवर्धन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स का, गैमेट्स का कोई प्रयोग नहीं होगा, उनके बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, जड़, तना या पत्ती या कोई भी प्लांट का, पौधे का भाग आप ज़मीन में लगा दीजिए, वहाँ से पूरा पौधा उग जाएगा। फॉर एग्जांपल हम जैसे गुलाब का पौधा है, वो कैसे उगता है ना, ये एक डेली रूटीन का हमारा एक व्यवहारिक कंसेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि किन पौधों में कौन कौन से रिप्रोडक्शन होती है ना। तो गुलाब का फूल का एग्जाम्पल लीजिए आप, गुलाब के पौधे का, उसको आप क्या करेंगे, उसका स्टेम लेंगे, मतलब कहीं से भी गुलाब की आप एक पार्ट, तने का हिस्सा तोड़ लेंगे, मतलब एक डंडी तोड़ लेंगे और उसको आप ज़मीन में लगा दीजिए, वहीं से आपका पूरा गुलाब का पौधा लग जाएगा। तो जो ये टाइप की वेजिटेशन, जो आपने पौधा, जो विकास हो रहा है पौधे का, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। मतलब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल गैमेट की कोई ज़रूरत नहीं है, पौधे जड़, तना या पत्तियों से ही सीधे डायरेक्टली अपना पूरा दूसरा प्लांट बना सकते हैं। इसमें क्या है, स्टेम से या तने से कौन कौन से पौधे दूसरा पौधा बना सकते हैं या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जनन का मतलब ही देखो क्या होता है कि अपनी संख्या को बढ़ाना। अब वो अगर बगैर सेक्स ऑर्गन्स के बढ़ा रहा है तो उसको हम बोलेंगे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अगर वो सेक्स ऑर्गन्स के साथ, फीमेल या मेल गैमेट्स के साथ, युग्मक बनने के साथ अगर बढ़ा रहा है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, तो उस टाइप को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का बेसिक मतलब ही यह है कि किस प्रकार से अपनी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो तने से कौन कौन से पौधे अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं या अपने जैसा पौधा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आलू, आलू हम पढ़ चुके, आलू क्या है, एक तने का एग्जाम्पल है। और तना कौन सा है, अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी ज़मीन के अंदर जो तना गया हुआ है उसको हम एग्जाम्पल में लेंगे आलू। एंड उसमें भी हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी, है ना, कंद, प्रकंद एट्सेट्रा। तो आलू एग्जाम्पल है कंद का, जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम है। तो आलू को आप डायरेक्ट ज़मीन में लगा दीजिए, उससे पूरा आलू
का पौधा जो है वो बन जाएगा, ठीक है। देन गन्ना, गुलाब, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, घास, ग्रास, है ना, ये सब भी क्या है, तने से दूसरा पौधा बना सकते हैं। अब पत्तियां, किन किन पौधों में पत्तियों से दूसरा पौधा बन सकता है? पत्थर चट्टा, इसको आप देख लेना एक बार गूगल करके, ये भी घरों में खूब अच्छे से पाया जाता है। तो इसका आप डायरेक्ट पत्ता लगा दीजिए, पत्ती लगा दीजिए और ये पूरा पौधा बन जाएगा। मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो लगभग लीफ से हो जाते हैं, उनकी दूसरे पौधे बन जाते हैं। देन जड़, रूट से कौन सा पौधा अपने आप अपनी वृद्धि करता है? वो है शकरकंद एंड परवल। शकरकंद एग्जाम्पल है रूट का। शकरकंदी को आप ऐसे ही ज़मीन में लगा दीजिए तो इसका पूरा पौधा बन जाएगा। तो ये है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें पौधे सेक्स ऑर्गन्स या गैमिट्स के अलावा दूसरे भागों से, जैसे जड़, तना और पत्तियां, इनसे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। एंड ये एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसके बाद आता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधों में किस प्रकार से होता है? इसमें हम जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषताएं देख चुके कि एक तो मेल एंड फीमेल गैमिट होंगे, मतलब नर और मादा युग्मक होंगे, है ना, एंड वो एक दूसरे से मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया। तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही जो निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट से फिर पूरा डिवीजन के बाद सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा और पूरी प्लांट बॉडी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होगा एंड गैमेट्स या युग्मक भी बनेंगे एंड गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, जिसको हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसा कि हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि मेल जो पार्ट होते हैं, है ना, एंड फीमेल पार्ट होता है। तो जब मेल पार्ट का जो पोलन ग्रेन था, परागकण था, वो जब फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र भाग पर आता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये हम कर चुके, परागण हम पढ़ चुके। तो जब पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र भाग पर आता है, फीमेल पार्ट पर आता है, ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। पराग नलिका बनती है, पोलन ट्यूब बनती है और ये फिर यहाँ पर ये अपना बाहर वाला है अंडाशय एंड इसके अंदर है बीजांड यानी ओव्यूल। ये बाहर वाली ओवरी एंड अंदर वाला ओव्यूल। तो जब ये ओवरी में आता है एंड ओव्यूल में एंट्री करता है तो यहाँ पर हमने ओवरी के स्ट्रक्चर में देखा था कि यहाँ पर एक तो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दो होते हैं जो, एक एग सेल होती है, अंड कोशिका होती है ना। ओव्यूल में हमने दो टाइप की कोशिकाएं देखी थी, एक अंड कोशिका, एक पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्र, जिसमें 2 केंद्र होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियाई वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जब ये पोलन ग्रेन्स आएंगे तो ये यहाँ पर एग सेल के साथ, अंड कोशिका के साथ और जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज़न होगा। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ये जो पोलन ग्रेन है इसी को हमने देखा था, इसको बोलते हैं मेल गैमिट, है ना, नर युग्मक। तो जब ये मेल गैमिट आया एंड एग सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ, फ्यूज़न हुआ एंड इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एंड यहाँ से बन गया एम्ब्रियो युग्मनज एंड ये द्विगुणित होता है बिकॉज एक एन यहाँ से आ जाएगा एंड एक एन अंड कोशिका से आ जाएगा, तो ये द्विगुणित होता है, 2n होता है। एंड दूसरी साइड जो मेल गैमिट है ये बहुत सारे होते हैं पोलन ग्रेन्स, है ना। तो एंड साथ में हमने देखा कि ध्रुवीय केंद्र भी हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी हैं, तो इनके साथ मेल गैमिट फ्यूज़ होगा एंड ये बनता है भ्रूण पोष जिसको बोलते हैं एंड ये त्रिगुणित होता है, 3n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हुई। एक तो यहाँ पर जो मेल गैमिट है, पोलन ग्रेन है, वो अंड कोशिका के साथ मिले एंड दूसरी साइड मेल गैमिट या जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ध्रुवीय केंद्र या पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिले। पोलर न्यूक्लियाई 2 हैं, इसीलिए यहाँ पर 3n हमारा त्रिगुणित भ्रूणपोष बना। एंड
ये दो जगह पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर होता है? पौधों में। एनिमल्स में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना। प्लस त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई वाले एंड एक एग सेल। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिक संलयन बोला है, ट्रिपल फ्यूजन बोला है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, मतलब भ्रूण बन गया। ठीक, इसके बाद क्या होगा? ये जो ओवरी है, अंडाशय है, ये जब पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो इससे बनता है फ्रूट या फल। ठीक है, फल बनेगा एंड फल के आवरण को हम बोलते हैं पेरिकार्प। एंड जो अंदर वाला हिस्सा है बीजांड या ओव्यूल, वो जब पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो वहाँ पर बीज बनेगा एंड बीज के आवरण को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट, बीजावरण। तो हमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन पहले तो पॉलिनेशन प्रोसेस हुई, ये है फीमेल पार्ट, है ना, एंड पोलन ग्रेन्स आए, यहाँ से एंट्री की, पोलन ट्यूब बनाई, ये अंदर ओव्यूल है एंड यहाँ से ये बाहर वाला है पोर्शन ओवरी जिसको बोलते हैं, अंदर वाला है ओव्यूल, बाहर वाला है अंडाशय एंड ये है बीजांड, है ना। तो पोलन ग्रेन्स आए, यहाँ पर फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, एंड बाहर वाला हिस्सा हमारा बन गया फ्रूट, अंदर वाला हिस्सा हमारा बन गया बीज। पूरा हमारा फ्रूट यही तो होता है कि बाहर जो फ्रूट होता है, फल होता है जिसको हम खाते हैं, और अंदर बन गया बीज। तो हमें यह पता होना चाहिए कि फल कैसे बनता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा भ्रूण बनता है, और भ्रूण बनने के बाद जो ओवरी या अंडाशय जो भाग है वो पकने पर फल बनता है, फ्रूट बनता है, एंड जो अंदर वाला भाग है बीजांड या ओव्यूल, वो पक जाने के बाद बीज बनता है, एंड बीज के बाहर सीड कोट होता है एंड फल के बाहर पेरिकार्प होता है, जिसको फल का आवरण हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है पौधों में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही यह है कि किस प्रकार से मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ मिलकर आगे एम्ब्रियो का निर्माण कर रहे हैं, भ्रूण बना रहे हैं, मतलब दूसरी अपनी। अब इसका क्या मतलब है? देखो, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से फ्रूट बन गया। अब फ्रूट का जो ये बीज है, ये दूसरा पौधा बनाने की प्रोसेस पूरी हमारी तैयार हो गई। आप फ्रूट को खा लेंगे या फिर जो बीज है उसको आप ज़मीन में डालेंगे एंड इससे पूरा प्लांट बन जाएगा। तो ये रिप्रोडक्शन ही तो हो गई। अपनी संख्या किस प्रकार से पौधे ने बढ़ाई? बीज बनाकर, फ्रूट बनाकर। ठीक है, एंड इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। तो ये हमने देखा मेल एंड फीमेल गैमेट किस प्रकार से फ्यूज़ होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड हमने एसेक्सुअल या अलैंगिक टाइप की रिप्रोडक्शन देखी पौधों में। इसके बाद फ्रूट हमारा रह गया कि फ्रूट जो है वो किस टाइप से बनते हैं, ये हमने देख लिया कि जब अंडाशय है, जो बाहर वाला पोर्शन है, वो जब पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फ्रूट बन जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जो फल हैं उनका निर्माण अंडाशय से ही होता है, एंड जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। अगर दूसरे हिस्से से फ्रूट बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक, ये हमारा है ट्रू फ्रूट। अगर दूसरे हिस्से से फ्रूट बन रहा है तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक, अगर फ्रूट हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि अंडाशय से या ओवरी से उसका निर्माण हुआ है। मैच्योर ओवरी को ही हम फ्रूट बोलते हैं। अब फ्रूट की लेयर को हम बोलते हैं, जो बाहरी कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। इसमें 3 लेयर होती हैं, एक्सोकार्प बाहर वाली बाह्य फल भित्ति, मीजोकार्प मध्य फल भित्ति जो बीच वाला पोर्शन है बाहर वाली होगी, एक्सोकार्प जो हम छिलका बोलते हैं जिसको फलों का, एंड बीच वाला पोर्शन हो गया मीजोकार्प मध्य फल भित्ति, एंड सबसे जो अंदर वाला पोर्शन हो गया वो है अंतः फल भित्ति एंडोकार्प। ठीक, तो ये फ्रूट है। बेसिकली फ्रूट जो है 3 प्रकार के होते हैं, फल जो 3 प्रकार के हैं, उसमें पहला हमारा है सरल फ्रूट, सरल फल या सिंपल फ्रूट। इसमें क्या है, एक
फूल है और उसमें एक ही ओवरी है, वहाँ से अगर फल बन रहा है तो सिंपल फ्रूट हो गया, सरल फल है। जैसे अमरूद, केला, यहाँ पर एक फ्लावर में एक ओवरी होगी और उससे फ्रूट बन जाएगा। दूसरा है पुंज फल, एग्रीगेट। इसमें क्या है, एक फूल है और उसमें अलग अलग ओवरी हैं और वहाँ पे पूरा फ्रूट बन रहा है, अलग अलग फ्रूट बन रहे हैं सिंपल टाइप के, और वो फिर एक गुच्छा बना देते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है एग्रीगेट फ्रूट का या पुंज फल का। तीसरा है हमारा संग्रथित फल या कंपोजिट फ्रूट। इसमें क्या होता है, ये मेनली आभासी फल होते हैं। इसके जो ये फल बनते हैं, इनके निर्माण में ओवरी अंडाशय के साथ साथ कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, कोरोला और जो पुष्पासन होता है हमारा थैलेमस, वो भी पार्ट प्ले करते हैं, वो भी हिस्सा लेते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स के जो ओवरी से फ्रूट्स बनेंगे एंड वो फिर कंबाइन हो जाएंगे, मतलब अलग अलग फ्लावर्स से जो फ्रूट बनते हैं एंड फिर वो जो पार्ट है सभी कंबाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कटहल और शहतूत, ये है संग्रथित या कंपोजिट फ्रूट का एग्जांपल। ठीक है, ये हमने फ्रूट के प्रकार पढ़े। इसके बाद ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल कौन से हैं, जिनका निर्माण अंडाशय से या ओवरी से होता है, मतलब इनको बोलते हैं मैच्योर ओवरी। जो मैच्योर ओवरी है वही ट्रू फ्रूट्स होते हैं। देन फॉल्स फ्रूट या असत्य फल कौन से हैं, जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से होता है, मतलब अंडाशय से जो फ्रूट बनेंगे उनको बोलेंगे हम ट्रू फ्रूट या सत्य फल, एंड अंडाशय के अलावा किसी दूसरे भाग से अगर फल बन रहा है तो उसको बोलेंगे असत्य फल या फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल सेब, अनानास, कटहल, नाशपाती, अंजीर, ये सब फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब बॉटनी में कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आते हैं कि कौन से पौधे का हम जो एडिबल पार्ट है, जो हम खा रहे हैं, वो कौन सा पार्ट होता है ना। फॉर एग्जांपल हम लीची खाते हैं तो वो क्या खाते हैं, हम आम खा रहे हैं कौन सा पार्ट है वो, तो ये हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ये आप याद कर लेना। जैसे मटर का पौधा है, इसमें खाने योग्य भाग क्या है, बीज है। जो गोल गोल दाने होते हैं मटर के, वो क्या है, बीज हैं, तो हम सीड खाते हैं। एंड भिंडी में क्या है, फल का आवरण, पेरिकार्प प्लस सीड दोनों ही भाग खाते हैं। गेहूं, मक्का, मिर्च में पूरा ही फल हम खाते हैं। भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों चीज़ों को खाते हैं। नारियल में भ्रूणपोष को खाते हैं। लीची में बीज का आवरण खाते हैं जिसको हम बोलते हैं एरिल। टमाटर में हम फल का आवरण और बीज अंडासन दोनों खाते हैं। देन आम एंड पपीता में हम जो मिडल पेरिकार्प है, जो फ्रूट की लेयर है मिडल वाली, उसको हम खाते हैं। जामुन में हम पूरा ही फल का जो भित्ती है, फ्रूट की लेयर है, उसको खाते हैं, जिसमें मीजोकार्प, एंडोकार्प एंड पेरिकार्प तीनों ही आ गई। ठीक है, एंड नींबू और संतरा में हम एंडोकार्प के रसदार रोम को खाते हैं, अंतःफल भित्ति को खाते हैं। सेब, नाशपाती में हम पुष्पासन को खाते हैं, थैलेमस को खाते हैं। एंड बादाम में हम बीज को खाते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना, इजी है, एक दो बार रिवीजन करोगे। वैसे भी व्यवहारिक चीज़ें हैं, आपको अगर आपको फ्रूट का या पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो आप इजीली आप इसका जवाब दे सकते हो, है ना। उसके बाद हमारी कुछ टर्म्स हैं, जैसे एपोमिक्सिस या असंग जनन क्या है। ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पर एक तो गैमेट्स, बिना गैमेटों के मिलन के जो नया पौधा बनता है, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मतलब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप ही है ना। यहाँ पर नए पौधे का निर्माण इन सभी प्रोसेसेस के बिना होता है। इसको बोलते हैं हम एपोमिक्सिस या असंग जनन। क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि एपोमिक्सिस या असंग जनन क्या है, मतलब जहाँ पर ना तो गैमेट्स या युग्मक बनते, ना मियोसिस होता है, ना ही फर्टिलाइजेशन होती, तो उस प्रोसेस से जो नया पौधा बन रहा है इसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनन। ठीक, इसमें हमने पहला देखा कायिक जनन, जो कि हम पढ़ चुके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि किस प्रकार से जड़, तना या पत्तियां जो हिस्से हैं वहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है, जिसमें हमने जड़ से भी देखा, तने से भी देखा और पत्तियों से भी देखा, है ना। ये कुछ हमने एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने सिर्फ लहसुन लिख दिया, बाकी हम एग्जाम्पल पहले देख चुके। उसके बाद है अनिषेक बीजता या एगेमोस्पर्मी। इसका क्या मतलब है कि बिना निषेचन या फर्टिलाइजेशन के जहाँ पर बीज बनते
होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनिषेक बीजता। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, हम नेक्स्ट सेशन में आपको ये बताएंगे। ठीक है, बट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अनिषेक बीजता का एग्जाम्पल कौन से पौधे हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जहाँ पर मेल गैमेट, नर युग्मक और फीमेल गैमेट मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना और याद कर लेना। इसमें क्या है, बगैर निषेचन या फर्टिलाइजेशन के अंडाशय से फल बनता है, फ्रूट बनता है, ट्रू फ्रूट ही है। क्यों? क्योंकि अंडाशय से या ओवरी से फ्रूट बन रहा है ना, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, निषेचन प्रक्रिया नहीं हो रही, फ्रूट बन रहा है। ये साधारणतया वो फ्रूट होते हैं जिनमें बीज नहीं होते, बीज रहित जो फल हैं वो ये होते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, परागण, जिसके द्वारा पोलन ग्रेन कहाँ पे आते हैं, जो फीमेल पार्ट का स्टिग्मा या वर्तिकाग्र भाग होता है वहाँ तक पोलन का आना कहलाता है परागण या पॉलिनेशन। एंड निषेचन है मेल एंड फीमेल गैमेट का आपस में मिलना, फर्टिलाइजेशन। ये दोनों ही प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होती। एंड इसके एग्जाम्पल हैं अंगूर, पपीता, केला, तरबूज, ये जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पी का, अनिषेक फलन का। इसमें क्या है, पार्थिनोकार्पी को इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था, नोल साइंटिस्ट थे 1902 में, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये इनमें बीज नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, इनमें छोटी छोटी टर्म्स आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। ओके, इसके बाद है हमारा पादप उत्तक या प्लांट टिश्यूज़। इसमें क्या है, अब हमने जैसे कि पढ़ा है कि उत्तक क्या होते हैं। उत्तक बेसिकली जब जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो ग्रुप बना देती हैं। एंड जिन कोशिकाओं में क्या है, जिनकी उत्पत्ति सिमिलर है और संरचनाएं सिमिलर हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर है और उनका कार्य भी सिमिलर है, तो जो समान उत्पत्ति वाली एंड समान संरचना या स्ट्रक्चर वाली और समान ही कार्य परफॉर्म करने वाली कोशिकाएं एक ग्रुप में अरेंज हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। एंड उस पूरे ग्रुप को हम बोल देते हैं एक उत्तक या टिश्यू। ठीक, तो उत्तक या टिश्यू क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन, इसको बोलते हैं हम प्लांट टिश्यूज़। मतलब समान उत्पत्ति, समान संरचना एंड समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक बोलते हैं, टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक, टिश्यूज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। इसके बाद जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, पादप उत्तक हैं, वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, एक विभोजोत्तकी उत्तक एंड एक स्थायी उत्तक। विभोजोत्तकी उत्तक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड स्थायी उत्तक को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। विभोजोत्तकी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार का है आगे, शीर्षस्थ विभोजोत्तकी उत्तक, पार्श्व विभोजोत्तकी उत्तक, अंतर्वेशी विभोजोत्तकी उत्तक। शीर्षस्थ को बोलेंगे हम एपिकल मेरिस्टेम एंड पार्श्व विभोजोत्तकी उत्तक को बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम एंड अंतर्वेशी विभोजोत्तकी उत्तक को बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनमें जो हिंदी वाली टर्म है वो काफ़ी इजी है ना, बट हमें अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं, तो हमें ये भी बोलनी पड़ेंगी। बट शायद हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इन्हीं टर्म्स को यूज़ करते हैं, ना कि विभोजोत्तकी उत्तक बोलेंगे, है ना, मेरिस्टेम ही यूज़ करते होंगे शायद आप लोग। बट हम अच्छे से हम हिंदी को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो हम इनको मेंशन करते चलते हैं। तो विभोजोत्तकी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये 3 प्रकार का हमने देखा। उसके बाद जो स्थायी उत्तक है, परमानेंट टिश्यू है, ये 2 प्रकार का है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल उत्तक 3 प्रकार का है, पैरेन्काइमा, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा एंड दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन्काइमा। देन जटिल उत्तक 3 प्रकार का है, जाइलम एंड फ्लोएम, 2 प्रकार का, सॉरी, जाइलम एंड फ्लोएम।
जिस प्रकार से हमने पौधों की क्लासिफिकेशन को रटा, समझा और बार बार रिवीजन करके बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया, उसी प्रकार से आप इस पूरी क्लासिफिकेशन को दिमाग में बैठा लीजिए कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार के हैं, विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। विभज्योतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन प्रकार के हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसके बाद परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू तीन प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इस प्रकार से आप 3-4 बार रिवीजन करना एंड इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, तभी आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। ओके, पहला जो हमारा है वो है विभज्योतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें क्या है, इसमें वे सेल्स होती हैं, वो कोशिकाएं होती हैं या उन कोशिकाओं का ग्रुप होता है, बिकॉज यहाँ पर हम ऊतक पढ़ रहे हैं, टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिकाओं का ग्रुप बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर उन कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिनमें पूरे जीवन पर्यंत लाइफ टाइम कोशिका विभाजन या डिवीजन चलता रहता है, मतलब जो एक्टिव या सक्रिय कोशिकाएं होती हैं उनका ये ग्रुप होता है, ठीक है। एंड ये वृद्धि करने में सहायक हैं, इसलिए इनको वृद्धि ऊतक भी बोला जाता है, ठीक। ये है जिन रीजन्स में, जिन पार्ट्स में पौधों में वृद्धि होती है उन्हीं को हम विभज्योतक बोलेंगे या मेरिस्टेम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वृद्धि करना ही इनका मेन फंक्शन है। अब इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, गोल सर्कुलर भी हो सकती हैं, अंडाकार या ओवल भी हो सकती हैं और बहुभुजाकार या पॉलीगोनल टाइप की भी हो सकती हैं, किसी टाइप की हो सकती हैं। गोल भी हो सकती हैं जो ऐसे अरेंज हो जाएंगी, एंड ओवुलर शेप भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती हैं जो ऐसे अरेंज हो जाएंगी, एंड ये हमारा पॉलीगोनल या बहुभुजाकार टाइप हो गया जिसमें कई सारी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हेक्सागोनल टाइप की हो गई। तो अलग अलग टाइप की कोशिकाएं यहाँ पर खुद को ग्रुप में अरेंज कर सकती हैं। इसमें जो सेल वाल है वो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका के बाहर प्लांट्स का जो विशेषता है पौधों की कोशिकाओं की, कि पौधों की कोशिकाओं में बाहर कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति भी अलग से होती है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति पतली होती है और एक सार होती है, मतलब हर जगह पे एक सी मिलेगी, होमोजेनस मिलेगी, ठीक है। जीव द्रव्य यहाँ पर सघन होता है और जो केंद्रक होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, जो न्यूक्लियस हैं वो बड़े होते हैं, ठीक। एंड कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशीय स्थानों का अभाव होता है, मतलब इंटरसेलुलर जो स्पेसिस होते हैं वो नहीं होते। अंतर कोशीय स्थान या इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये कोशिकाएं हैं, ये आपस में जुड़ी, तो जो ये स्पेस बन रहा है बीच में कोशिकाओं के, इसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस एंड इंटरसेलुलर स्पेस ICS, या फिर अंतरकोशिकीय स्थान। तो ये जो विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये बिल्कुल कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, अंतरकोशीय या कोशिकाओं के मध्य जो स्थान है, खाली जगह है, वो नहीं होती, ठीक। एंड एक और ख़ास बात है इन मेरिस्टेम की, क्या कि ये रोगग्रस्त नहीं होते, मतलब ये इतनी सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, एक्टिव होती हैं, इनमें बीमारी लग ही नहीं पाती। तो अगर कोई रोगग्रस्त पौधा है एंड उससे हमें हेल्दी पौधा बनाना है, उगाना है, तो हम क्या करेंगे, उस पौधे की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको हम लेंगे और फिर उन भाग से हम दूसरा पौधा बनाएंगे जो कि जिसमें रोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो रोगग्रस्त नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा अच्छा पॉइंट है ना, आप ध्यान रखना इसको। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके हमने 3 पार्ट देखे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। पहला है हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ और एपिकल, इन 2 शब्दों को समझो। शीर्षस्थ का मतलब है जो शीर्ष पर स्थित हो, है ना। एपिकल वर्ड आया है अपेक्स से। अपेक्स का मतलब होता है टर्मिनल, मतलब जो
किसी का एंड पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो इस हिस्से को हम बोलेंगे अपेक्स है या टर्मिनल पार्ट है, एपिकल पार्ट है, ठीक है। एंड यही मतलब है शीर्ष का भी कि जो लास्ट वाला हिस्सा है, जो शीर्ष पर है, चोटी पर है, वो भाग है। तो जड़ या तना, इन दोनों के ही शीर्ष भाग जो हैं, टर्मिनल भाग जो हैं, वहाँ पर इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ प्लांट की इन्हीं डायरेक्शंस में तो होगी कि जैसे हमने देखा था ये बीज है, एक हिस्सा ऊपर की साइड जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्ल्यूमूल, एंड एक हिस्सा नीचे की साइड जाएगा जिसको हम बोलते हैं रेडिकल, है ना। इसको हम बोलते हैं प्रांकुर, एंड ये हो गया अपना मूलांकुर। तो ग्रोथ पौधे की शुरुआत ऐसे ही तो होती है, एक ऊपर की साइड जाएगा, एक नीचे की साइड जाएगा। तो जो ये चोटी वाले जो टर्मिनल भाग हैं, दोनों ही साइड तने के भी एंड मूल के, जड़ के भी, इन हिस्सों में होता है शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम। ये लंबाई बढ़ाता है पौधे की बेसिकली, एंड इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, जिससे लंबाई बढ़ती है पौधे की। एंड प्राइमरी ग्रोथ का कौन सा उत्तक कारण है? एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, ये देखो आप, क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि एक क्वेश्चन मान लो आ गया कि जड़ों के या तनों के टिप्स पर, टर्मिनल पार्ट पर कौन सा टिश्यू होता है, तो आपको ऑप्शंस दे देंगे एपिकल मेरिस्टेम, लेटल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, या फिर नन। तो इसका क्या आंसर होगा? एपिकल मेरिस्टेम। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन दे देंगे कि पौधों में प्राइमरी ग्रोथ का कारण कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा होता है? एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक। आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। दूसरा है हमारा पार्श्व विभज्योतक या लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या है? पौधे की बेसिकली इसमें जड़ में या तने में शीर्षस्थ वाले एपिकल वाले से तो लंबाई बढ़ेगी एंड इससे मोटाई बढ़ेगी। जैसे ये इतना पौधा है एंड इससे क्या होगा कि इनका डायमीटर बढ़ जाएगा एंड फिर ये इतना हो जाएगा। तो जो ये मोटाई में वृद्धि होती है ये किसके द्वारा होती है? लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा होती है। मतलब जड़ और तने के घेरे में या डायमीटर में वृद्धि होती है जिससे ये मोटा होता है एंड इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ का कारण कौन सा टिश्यू है? लेटरल मेरिस्टेम। एंड प्राइमरी ग्रोथ का कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें क्या है? इसके अंदर के अंगों की और शाखाओं की वृद्धि होती है। ये आप यहाँ से देखो, ये तो हो गया शीर्षस्थ मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ पर है? ऊपर पौधे की टिप पर एंड नीचे जड़ की टिप पर। तो ये तो हो गया अपना एपिकल मेरिस्टेम। एंड जिस मेरिस्टेम के द्वारा, जिस उत्तक के द्वारा ग्रोथ डायमीटर में हो रही है या इसके घेरे में वृद्धि हो रही है, मोटा हो रहा है तना, जिससे वो है लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभज्योतक। एंड जिससे शाखाओं में वृद्धि हो रही है, फॉर एग्जांपल ये पत्ता है, ये नोड है, पर्व है एंड ये पत्ता है। तो जो ये ग्रोथ हो रही है ये किसके कारण हो रही है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक हमने देखे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल्स जो है टिप्स पर होगा, तने के भी और जड़ों के भी, एंड इससे प्राइमरी ग्रोथ होगी। लेटरल में जो है वो तने की जो डायमीटर या घेरा है उसमें वृद्धि होगी, मोटाई में वृद्धि होगी और सेकेंडरी ग्रोथ का कारण बनेगा। एंड जो इंटरकैलरी है इससे अंदर के अंगों में और शाखाओं में वृद्धि होगी, ब्रांचेस में जो वृद्धि होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण होती है। उसके बाद हमारा है स्थायी परमानेंट टिश्यू। ये था हमारा विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके हमने 3 पार्ट देखे, एपिकल एंड इंटरकैलरी एंड पार्श्व लेटरल। एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ये हमने इसके 3 पार्ट देखे। उसके बाद है हमारा स्थायी उत्तक और परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या है? मैच्योर या परिपक्व सेल्स होती हैं
जिनमें विभाजन की अक्षमता अब नहीं होती। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतकी टाइप का उत्तक था उसमें क्या था, जो कोशिकाएं थी वो सक्रिय थी, डिवाइडिंग पूरे लगातार ही अपने जीवन भर वो विभाजन में की प्रक्रिया फॉलो करती थी, विभाजन उनमें होता रहता था, इसीलिए वो वृद्धि का कारण बनती थी। स्थायी या परमानेंट का मतलब ही क्या है कि अब वो अपनी फाइनल स्टेज प्राप्त कर चुके, इसके बाद कोशिकाएं मर जाएंगी पर उनमें डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित दोनों ही टाइप की हो सकती हैं, पर इनमें डिवीजन नहीं होगा, वो फाइनल स्टेज में आ चुकी हैं। ठीक, अब जो हमने देखा था स्थायी उत्तक दो टाइप का था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब हम देखते हैं जो सिंपल टाइप का परमानेंट टिश्यू था उसमें क्या है। सिंपल इसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाओं का समूह होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसीलिए इनको बोला कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट इसलिए बोला कि यहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, ये अपनी फाइनल स्टेज में प्रोग्रेस की में होते हैं एंड इसीलिए इनको परमानेंट बोला। सरल इसलिए बोला कि एक ही प्रकार की कोशिका यहाँ पर अरेंज होकर टिश्यूज बनाती हैं। ये तीन प्रकार का है, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। मृदु उत्तक को बोलते हैं पैरेन्काइमा एंड स्थूल कोण उत्तक को बोलते हैं कोलेन्काइमा, दृढ़ उत्तक को बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना और इनको समझ के रट लेना, बार बार रिवीजन करना। ठीक है, बॉटनी से आपका कोई भी कंसेप्चुअल या फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा अगर आप साथ साथ रिवीजन करेंगे, समझेंगे एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, और जहाँ पर आपको दिक्कत है आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, अच्छे से समझना। जो सिंपल स्थायी है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसके तीन टाइप हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा उत्तक कौन सा होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, एक तो जीवित कोशिकाएं होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, एंड जो कोशिकाएं हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक है, एंड इसको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे जो उत्तक होते हैं उनके बीच में जो स्पेसिस होते हैं, स्थान होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होगी, मतलब उत्तक हो गए, एंड ये जो स्पेशीज हैं, जो स्थान है बीच बीच में, इनमें ये मिलेंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं पैकिंग टिश्यू। ये पैकिंग का काम करते हैं, अलग अलग उत्तकों के बीच में जो स्थान होता है उनको भर के। ठीक, इनमें जो अंतर कोशिकीय स्पेस है, अवकाश है, इंटरसेलुलर स्पेस है, वो पाया जाता है। ठीक, मतलब क्या है, जो अलग अलग कोशिकाएं ऐसे अरेंज होती हैं कि इनके बीच में जो स्पेस है कोशिकाओं के मध्य, वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पंजी और मुलायम होती हैं, तो इसीलिए ये उत्तक भी मुलायम और स्पंजी होते हैं। ठीक, ये जीवित होते हैं, कोशिका भित्ति यहाँ पर पतली पाई जाती है एंड इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, एंड ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये उत्तक भोजन का भंडारण करते हैं और पौधों को सहायता प्रदान करते हैं। सहायता कैसे? यांत्रिक सहायता, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिससे जो प्लांट के पार्ट हैं वो शेप रहती है उनकी मेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैरेन्काइमा। इसमें ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं, पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंड कोशिका भित्ति जो है यहाँ पर पतली होती है। उसके बाद है कोलेन्काइमा या स्थूल कोण उत्तक। इसमें भी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, और यहाँ पर कोशिकाएं सेलुलोज के अलावा पैक्टिन भी होता है यहाँ पर। ठीक है, एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस भी यहाँ पर होते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इसका क्या फंक्शन है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना जो पौधे को, वो इसका कार्य है। ठीक, कोशिका भित्ति यहाँ पर मोटी हो जाती है। स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ उत्तक क्या है? यहाँ पर मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, डेड सेल्स होती हैं,
एंड कोशिकाएं जो है लिग्निन की बनी होती हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेसीज यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। एंड ये सबसे कठोर उत्तक माने जाते हैं बिकॉज यहाँ पर मृत कोशिकाएं होती हैं और कोशिका भित्ति यहाँ पर काफ़ी मोटी हो जाती है। और इनका क्या कार्य है, ये पौधे को मजबूती या दृढ़ता प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये है अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखो इसको आपको कैसे समझना है, ये ऐसे समझना है कि जो मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट है वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पौधा है अपना, ठीक है, ये अभी बच्चा है, तो बच्चा होगा तो इसमें परमानेंट टिश्यू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरे ग्रोथ फेज में है। पहले छोटा सा बीज था, उससे पहले रेडिकल बनेगा नीचे की साइड एंड ऊपर की साइड प्लूम्यूल बनेगा, है ना। यहाँ से फिर पूरा पौधा बनना शुरू होगा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा। तो यहाँ पर पूरी ग्रोथ ही ग्रोथ है, वृद्धि ही वृद्धि है शुरू में। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, विभज्योतक हैं जो, वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। धीरे धीरे जब पौधा बड़ा होता चला जाएगा तो वहाँ पर क्या है, टिश्यूज़ या कोशिकाएँ जो वो परमानेंट नेचर की बननी शुरू हो जाएंगी, स्थायी बननी शुरू हो जाएंगी, वो विभाजन की अवस्था में अब नहीं जाएंगी। तो धीरे धीरे समय के साथ जब आयु बढ़ने लगती है पौधे की, तो इस प्रकार के टिश्यूज़ बनने शुरू होते हैं। एंड जैसे हम देखते हैं पौधों में कि वो फिर रिजिड हो जाता है ना। छोटे पौधे को आप देखो, हवा आएगी वो हिलता रहेगा। जो बड़े पौधे होते हैं उनको, उनमें हवा का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, पत्ते हिलते हैं बट जो उनका स्टेम है वो खड़ा रहता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये उत्तकों के कारण ही हैं कि जो बड़ी आयु के पौधे होते हैं उनमें दृढ़ उत्तक होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं का ग्रुप होता है जो कि बहुत हार्ड होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, जिससे पौधा और भी दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ये आपको इस प्रकार से प्रोसेस समझना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम उत्तक पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से, उत्तक क्या है, उत्तक कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप है। एंड कोशिकाओं से ही पूरे पौधे की शरीर बनता है ना। तो ये हमको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। हम पूरा पौधों का हम विकास पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। और उत्तक फिर कौन कौन से टाइप के हैं, कुछ कोमल होंगे, है ना, कुछ फिर ऐसे होंगे कि हमेशा ही डिवाइडिंग स्टेट में होंगे। जैसे पूरा अगर पौधा बन गया एंड जो उसके एपिकल पार्ट हैं, तो उसमें भी अगर मान लो चोट लग गई, शाखा टूट गई, तो वहाँ पर फिर एपिकल मेरिस्टेम एक्टिव हो जाएगा कि वो फिर फर्दर प्लांट को उगा देगा, है ना, उसकी ग्रोथ दोबारा से हो जाएगी। तो सभी टाइप की जो कोशिकाएं हैं उनका अपना अपना महत्व है। जो मेरिस्टेमेटिक हैं उनसे ग्रोथ होती है एंड जो फिर परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे उनसे प्लांट को स्थिरता मिलती है। और फिर उनमें जो भी अलग अलग कोशिकाएं बनती चली जाएंगी वो कम्पैक्टली अरेंज होती चली जाएंगी, जिससे पौधा पूर्ण विकसित होता है और एक पूरा कठोर कह सकते हैं जिसको हम, पूरा वेल डेवलप्ड जो प्लांट होता है उसमें अलग अलग टाइप की कोशिकाओं के समूह होते हैं, उत्तक होते हैं, जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इनमें एक ही टाइप की कोशिकाओं का समूह था, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सिंपल। इसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब जटिल स्थायी उत्तक। स्थायी या परमानेंट कैरेक्टर तो है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो डिवीजन नहीं होता, डिवाइडिंग स्टेट में नहीं होती। ठीक है, बट जटिल क्यों बोला इनको, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह यहाँ पर बनता है। इसीलिए इनकी जो प्रोसेस है उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप की कोशिकाओं का ग्रुप होगा एंड इसीलिए इसको बोल दिया जटिल या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें दो ही टाइप के टिश्यू हैं, उत्तक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, ये हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम क्या है? एक संवहनी उत्तक है, वास्कुलर टिश्यू है। मतलब क्या है कि ये किसी न किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा, संवहन करेगा, इसीलिए इसको बोला संवहनी उत्तक। ठीक, जाइलम क्या करता है? जड़ों से पानी को और खनिज लवण को ऊपर तने तक पहुंचाता है, जाइलम। ठीक, तो जाइलम
इसको हम वुड भी बोलते हैं, कास्ट भी बोलते हैं। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, जाइलम रेशे, जाइलम फाइबर, जाइलम मृद्युतक, जाइलम पैरेन्काइमा एंड वाहिकाएं जिनको जाइलम वेसल्स बोलते हैं, एंड वाहिनिकाएं जिनको जाइलम ट्रैकिड्स बोलते हैं। ठीक है, जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये इसके स्ट्रक्चर को बनाने में पूरी कोशिकाएं इसमें हेल्प करती हैं, पूरा टिश्यू वाला पार्ट बनता है, उत्तकों वाला पार्ट बनता है, फाइबर इसको स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, एंड जो मेन ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स का होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, वन वे होगा, यहाँ से जड़ों से और ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, फंक्शन जाइलम के क्या हैं? खनिज लवण और जल का संवहन करता है, कहाँ से? जड़ से तने तक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या कौन करता है फंक्शन? जाइलम। उसके बाद ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है पौधे को। ठीक, मेन कंडक्टिंग जो सेल्स होती हैं वो जाइलम की वाहिकाएं होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं। ट्रैकिड्स भी कंडक्ट करती हैं, पर ज़्यादा जो कंडक्शन होता है वो वाहिकाओं के थ्रू ही होता है, जाइलम वेसल्स के थ्रू होता है। अब आपको इसमें याद कैसे करना है? देखो, जाइलम वर्ड आते ही आपके दिमाग में ये पूरा छप जाना चाहिए कि एक संवहनी उत्तक है, इसको वुड भी या कास्ट भी बोलते हैं, और इसके जो चारों पार्ट हैं ये आपको पूरे याद होने चाहिए। जाइलम फाइबर्स होते हैं, पैरेन्काइमा होता है, एंड वाहिकाएं होती हैं, एंड जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो इसका पैकिंग टिश्यू है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही इसके कारण बनता है, इसी के अंदर ये वेसल्स एंड ट्रैकिड्स अरेंज होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, कहाँ से? जड़ से लेके तने तक। तो जाइलम हमने देखा कि नीचे से ऊपर तक पानी को और खनिज पदार्थों को लेकर जाना किसका काम है? जाइलम का। इसमें बहुत टाइप की अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए इसको बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ये प्रकार है। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम भी एक संवहन उत्तक है, वास्कुलर टिश्यू है, मतलब यह है ट्रांसपोर्टेशन या संवहन का कार्य करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? भोजन का। भोजन संवहन का कार्य कौन करेगा? फ्लोएम। एंड जल संवहन का कार्य कौन करेगा? जाइलम। जाइलम फॉर जल, ज ये आप ध्यान रखना, नहीं तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि जाइलम भोजन लेके जाता है कि फ्लोएम लेके जाता है। तो जाइलम जैसे है, एंड जय फॉर जाइलम, जय फॉर जल। तो जाइलम करेगा जल का संवहन, एंड फ्लोएम करेगा एफ से फ्लोएम, एंड एफ फॉर फूड। ठीक, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। फ्लोएम किसका संवहन करेगा? भोजन का या फूड का। इसमें भी 4 पार्ट हैं जाइलम की तरह, फ्लोएम रेशे, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम मृद्युतक, फ्लोएम पैरेन्काइमा, चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स एंड सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। बिल्कुल रट लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि ये सीव ट्यूब्स किस में होती है? फ्लोएम में होती है। कंपेनियन सेल्स किस में होती है? फ्लोएम में होती है ना। ये चीज़ें हमने जब क्लासिफिकेशन देखी थी उसमें देखा था ना, जैसे जो टेरिडोफाइटा थे उनमें संवहन टिश्यू थे, पर वहाँ पर फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं थे। ये हमने वहाँ पर किया था कि हम जब जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू करेंगे तो हम आपको समझाएंगे। तो वहाँ का ये मतलब था कि जो जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होंगी वहाँ पर, एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी। ठीक है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है? जो पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनता है उसको ये अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। भोजन का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का फंक्शन जो फ्लोएम परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पर जो है 2 वे मूवमेंट होती है, ऊपर से नीचे भी जा सकता है एंड नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, बिकॉज पत्तियों से मल्टीपल डायरेक्शंस में भोजन ले जाना होता है, तो यहाँ पर 1 वे डायरेक्शन नहीं होती, जैसे जाइलम में 1 वे है एंड फ्लोएम में मल्टीपल वे है, 2 वे है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जाइलम एंड फ्लोएम। एंड इसके बाद हम करेंगे प्लांट हार्मोन,
जो पादप हार्मोन है। ठीक है, होप अब तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई इशू है प्लीज़ इन्फॉर्म करना। अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, हमने देखा पादप का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन, उसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने प्लांट मार्फोलॉजी की, प्लांट अकारिका की, पादप अकारिका, एंड उसमें हमने फल, फूल, जड़, तने, पत्तियां, इन सबको अलग अलग इनका स्ट्रक्चर देखा और इनकी विशेषताएं देखी, इनकी मॉडिफिकेशंस देखी। उसके बाद हमने पादप उत्तक किया, है ना। अभी हमारा क्या रहता है, हमारा रहता है पादप हार्मोन, पादप डिजीज या पादप रोग। ठीक है, अभी तक अगर आपको कोई इशू है तो आप, अब है पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन्स। जिस प्रकार से आपने ह्यूमंस में, इंसानों में पढ़ा होगा कि हार्मोन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो कि सभी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं या फिर शरीर की वृद्धि को नियंत्रण में रखते हैं, है ना। या शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं वो हार्मोन्स के प्रभाव में ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, वो हार्मोन सिक्रेट करती है थायरोक्सिन, जो कि शरीर के सभी चय अपचय क्रियाओं को नियंत्रण करती है। या फिर इंसुलिन हार्मोन्स है, या फिर एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है ना। तो सभी हार्मोन्स शरीर में क्रियाओं को रेगुलेट रखते हैं। उसी प्रकार से जंतुओं की तरह, इंसानों की तरह पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधे की सभी क्रियाओं को नियंत्रण में रखते हैं कि किस प्रकार से पौधे की ग्रोथ होगी, कोई ग्रोथ को बढ़ाएगा, कोई ग्रोथ को कम करेगा हार्मोन, या फिर कोई पत्तियों के विकास में योगदान देगा, या फिर कोई फूल बनाएगा, या फिर कोई फूल नहीं बनने देगा, या पत्तियों को गिराएगा। तो अलग अलग जो प्रभाव हैं हार्मोन्स के वो अलग अलग हैं, परंतु अगर आप इनको डिफाइन करोगे, परिभाषित करोगे, तो आप इनको यही बोलोगे कि ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं पौधों में जो कि पौधे की सभी क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं और पौधे के वृद्धि या विकास को ये रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एंड ग्रोथ को रेगुलेट करने के कारण इनको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स को, या फिर पादप वृद्धि नियामक, क्योंकि ये पौधे की वृद्धि को नियम में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, इसीलिए इनको बोला पादप वृद्धि नियामक। ठीक है, अब कुछ हार्मोन्स पौधों में ऐसे होंगे जो कि वृद्धि को बढ़ाएंगे, कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे जो कि वृद्धि को कम करेंगे। ठीक है, जो पौधे हार्मोन्स वृद्धि को बढ़ाएंगे उनको हम बोलेंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, या फिर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, मतलब जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं पौधे की, इसीलिए इनको बोला प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, जिसके एग्जांपल है ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एटसेट्रा। एंड दूसरे हैं जो कि पौधे की वृद्धि को कम कर रहे हैं, उनको बोलेंगे वृद्धि संदमक हार्मोन, वृद्धि संदमक हार्मोन, याद रखना आसान सी टर्म है। या फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला वृद्धि संदमक हार्मोन या फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। तो अभी हम इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। प्लांट की ग्रोथ को, पौधे की वृद्धि को जो हार्मोन्स हैं वो कैसे नियंत्रित रखते हैं, कैसे वो उनको प्रभावित करते हैं। पहला हमारा है एग्जाम्पल हार्मोन का, वो है ऑक्जिन। ऑक्जिन जो हार्मोन्स हैं उनकी खोज की थी बेंट नामक वैज्ञानिक थे। ओट जई जो आपने पौधा देखा भी होगा, उसमें इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, खोज की थी। सबसे जो प्रमुख ऑक्जिन है, ऑक्जिन देखो दो टाइप के हैं, एक तो प्राकृतिक, एक अप्राकृतिक या आर्टिफिशियल। ठीक है, प्राकृतिक जो ऑक्सिन है उसका एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक एसिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, जो इंडोल एसिटिक एसिड है
वो बेसिकली जिंक होता है इसमें, ठीक है। एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है, जिंक, ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखना। एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है और जो अप्राकृतिक ऑक्सीजन है उसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, 2,4-D। इसका जो फुल फॉर्म है वो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब इसके प्रभाव क्या हैं ये आपको ध्यान रखनी है दोनों चीजें। एक ही प्राकृतिक जो ऑक्सीजन है उसका एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड, और जो कृत्रिम है, अप्राकृतिक है या आर्टिफिशियल जिसको बोल सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल, आप ऑक्सीजन के ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंडोल एसिटिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन दे देंगे ऑक्सीजन, देन जिब्रेलिन, देन साइटोकाइनिन या फिर फ्लोरेजन, कुछ भी एग्जाम्पल आपको हार्मोन्स का दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोल एसिटिक एसिड एक प्राकृतिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। कन्फ्यूजन तभी होगा जब आपको अच्छे से याद नहीं होंगे। तो ये दो टाइप के ऑक्सीजन हो गए। अब जो ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से पौधे को प्रभावित करता है ये देखते हैं। इसके जो मुख्य कार्य हैं, एक तो तने की लंबाई बढ़ाना, स्टेम एनलार्जमेंट, ठीक है। ये एक वृद्धि हार्मोन है, कौन सा, जो कि वृद्धि को बढ़ाएगा, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। तो ये सभी जगह ग्रोथ को बढ़ाए ही बढ़ाएगा, पॉजिटिव काम ही होंगे इसके। पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। फल, पत्ती और फूल का विलगन होता है, जो झड़ जाती हैं पत्तियां, विलगन रोधी हार्मोन है, मतलब विलगन को, पत्तियों को, फल को और फूल को झड़ने से, पौधे से गिरने से रोकता है, ठीक है। खरपतवार या जो वीड इसको बोलते हैं, मतलब जो आप प्लांट लगे हुए हैं आपके खेत में, उसे एक्स्ट्रा जो आप अनवांटेड जो पौधे होते हैं, अवांछनीय जो पौधे होते हैं, उनको हम बोलते हैं खरपतवार, उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। एंड खरपतवार नाशक कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, खरपतवार नाशक कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन का, ओके। देन ये फसलों को गिरने से बचाता है एंड इसके द्वारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाए जा सकते हैं। पार्थिनोकार्पिक हमने ऊपर देख चुके, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि पार्थिनोकार्पिक क्या होती है, ठीक है। जो कि बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, तो वो इनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। आलू में बर्ड्स या अंकुर को आने से रोकता है, क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे आलू जो है तने का एग्जाम्पल है, एंड आलू को आप डायरेक्ट ज़मीन में लगा दीजिए, वहाँ से अंकुर उग जाएगा और पूरा पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आलू में अंकुर को आने से रोकता है। इससे क्या फ़ायदा है, हम आलू को बहुत लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं। एंड सूरजमुखी में प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म करता है। कैसे, जो सूरजमुखी का फ्लावर होता है, फूल होता है, वो रात में बंद हो जाता है और दिन में खिल जाता है, ठीक है। तो ये है प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल, जो कि सूरजमुखी में किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये हो गया ऑक्सीजन, बेंट ने डिस्कवरी की जई में, एंड दो टाइप का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड एंड कृत्रिम का एग्जाम्पल है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एंड ये आप याद रखना कि इसके क्या क्या फंक्शन हैं। उसके बाद है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है इसकी खोज की थी जापान के वैज्ञानिक थे कुरोसावा ने, एंड धान के पौधे में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। एंड ये एक कवक या फंजाई है जो कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इससे ये हार्मोन प्राप्त किया जाता है। कार्य इसके क्या हैं, जो आनुवांशिक रूप से पौधा बोना होता है, मतलब जो शुरू से ही बोना पौधा है, उसको भी ये लंबा कर देता है जिब्रेलिन। फूल बनने में मदद करता है। एंड जो बाई एनुअल प्लांट होते हैं, 2 वर्षीय पादप होते हैं, उनको 1 वर्षीय पादप में परिवर्तित कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉल्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद काष्ठीय पौधों में एधा या कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ा देता है, तने की मोटाई बढ़ाता है, अंगूर के गुच्छे का आकार बढ़ाता है, एंड इसके छिड़काव के द्वारा जो बड़े आकार के फूल या फल हैं उनको भी
उनका उत्पादन किया जा सकता है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा इनमें समझने का कुछ नहीं है, आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि ये हार्मोन है और उनके आपको फंक्शन याद करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या समझाएं कि अंगूर के गुच्छे का आकार बढ़ाना, तो इसमें मैडम भी बना देंगे, अंगूर के गुच्छे बना देंगे और वो करेंगे, तो ये चीज़ें टाइम ख़राब करने वाली हैं। ये बहुत ईजी है, आपको याद करना पड़ेगा एंड इसीलिए हम इनको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं या फिर हम इनको कवर कर रहे हैं, बिकॉज आपको ही इसमें याद करना पड़ेगा, आपको इनपुट इसमें देनी पड़ेगी अपने समय की और रिवीजन की, ठीक है, तभी ये आपको याद हो जाएगा। एंड बहुत इजी चीज़ें हैं, कोई इनमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होते हैं उनकी डिस्कवरी की थी मिलर ने 1955 में, बट नामकरण किन्होंने किया था, लिथाम नामक वैज्ञानिक ने। इसके कार्य क्या हैं, प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे जहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन होगा उसके साथ साइटोकाइनिन हार्मोन ऐड होकर के पूरे ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एंड ऑक्सिन के साथ मिलकर ये कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन करने का काम करते हैं एंड कोशिका विभाजन के कारण ही तो वृद्धि होती है ना। एंड ये जीर्णता को रोकता है, मतलब एजिंग को प्रिवेंट करता है कि पौधे को बूढ़ा होने से ये बचाता है। एंड आरएनए और प्रोटीन बनने में सहायक है, ये भी बोने पौधे को लंबा करता है बिकॉज ग्रोथ को प्रमोट करेगा, है ना। उसके बाद हमारा है इथाइलिन या एथिलीन, ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है, मतलब ऐसा हार्मोन केवल यही है जो कि गैस की अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज की थी एच कंजिस नामक वैज्ञानिक ने और संतरे में। इसके कार्य क्या हैं, फल को पकाना मतलब फ्रूट राइपनिंग, या फिर मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, पत्ती फूल और फलों के विलगन को प्रेरित करता है। जो पहले वाले हार्मोन थे ऑक्सिन था वो क्या करता था, विलगन को रोकता था, एंड एथिलीन जो है विलगन को प्रेरित करता है। एंड स्व उत्प्रेरकीय है, मतलब ऑटो कैटालिटिक है कि फलों को पकाने के लिए ये खुद ही रिएक्शन ऐसे करता है कि फल पक जाते हैं। इस जब क्या है, एथिलीन जो हार्मोन है उसके प्रभाव में पौधे खुद ब खुद जल्दी पकने लग जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्व उत्प्रेरकीय या ऑटो कैटालिटिक। इसका इफेक्ट जो है फलों को पकाने के लिए होता है। पका हुआ फल एथिलीन गैस छोड़ता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जो पका हुआ फल है वो कौन सी गैस छोड़ता है, एथिलीन। एंड वृद्धिरोधी हार्मोन हम इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये पुष्पन या फ्लावरिंग की प्रक्रिया होती है, मतलब जो फूल आना जिसको बोलते हैं उसको ये रोकता है। परंतु एक एक्सेप्शन है इसका कि जो पाइनएप्पल है, अनानास है, उसमें ये पुष्पन को, फ्लावर आने को, फूल आने को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमने करा एथिलीन। एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है, इसको डिस्कवर किया एच कंजिस ने संतरे में। एंड ये फ्लावर को एंड पत्तियों को एंड फलों के विलगन को प्रेरित करता है एंड फल को पकाने में हेल्पफुल है, ऑटो कैटालिटिक है, स्व उत्प्रेरकीय है। और जो पका हुआ फल है वो एथिलीन गैस को छोड़ता है और ये जनरली वृद्धिरोधी हार्मोन है, जो फ्लावरिंग है उसकी क्रिया को रोकता है। परंतु अपवाद के स्वरूप जो पाइनएप्पल पौधा है, पाइनएप्पल का जो फ्रूट है, उसमें ये फ्लावरिंग को, पुष्पन को बढ़ाता है, ठीक है, बाकी में कम करेगा। फिर है हमारा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, इसकी खोज की थी वियरिंग नामक वैज्ञानिक ने एंड ये वृद्धिरोधक हार्मोन है। स्टोमेटा रंध्र जो कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की पत्तियों में उसकी निचली सतह पर बेसिकली ये ज़्यादा पाए जाते हैं, पौधे की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ये उनको बंद कर देता है जिससे कि पानी का जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड पुष्पन में बाधक है, फ्लावरिंग में बाधक है, पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका है एब्सिसिक एसिड की। एंड बीजों को सुषुप्तावस्था या समाधि अवस्था में रखता है, मतलब सीड डोरमेंसी जिसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसके प्रभाव में जो बीज होते हैं वो बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो जर्मिनेशन नहीं आएगी, उनमें अंकुर नहीं आएंगे, ये बोल सकते हो आप। एक ये बीज है, ये इसी अवस्था में पड़ा रहेगा, इसमें प्रांकुर और मूलांकुर जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इसमें ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड के प्रभाव में
बीज बहुत समय तक डोरमेंट कंडीशन में या सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, जिससे कि हम उसको लंबे टाइम तक स्टोर रख सकते हैं, ताकि सूटेबल कंडीशन आने पर हम इसको दोबारा से ज़मीन में लगा सकें और पौधा उगा सकें। मतलब एक स्टोरेज के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये हो गया एब्सिसिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है। वेयरिंग ने इन्होंने डिस्कवर किया इसको। एंड वृद्धि रोधक हार्मोन है, फ्लावरिंग को रोकता है। एंड विलगन में मुख्य भूमिका है इसकी, स्टोमेटा या रंध्र को बंद करता है। एंड बीजों को सुषुप्त अवस्था या समाधि अवस्था या सीड डोरमेंसी कंडीशन को ये बहुत लंबे समय तक ये रख सकता है। इसके प्रभाव में बीज बहुत लंबे टाइम तक सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं। उसके बाद है फ्लोरिजन। ये बेसिकली फूल खिलाने वाले हार्मोन्स होते हैं, जिनके कारण फूल खिलते हैं। पत्तियों में बनते हैं लेकिन फूल खिलने में ये सहायक होते हैं। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो फ्लोरिजन है वो फ्लावर खिलने में हेल्प करते हैं। देन है ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन वो हार्मोन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट में अगर सेल इंजर्ड हो गई तो जो कोशिकाओं में घाव हो लग गया या चोट लगी है, वहाँ पर ये इनका निर्माण होता है। एंड इनके प्रभाव के अंदर जो कोशिका का घाव है वो ठीक हो जाती है, जो इंजरी है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, तो ये हमने कुछ प्लांट हार्मोन्स करे, पादप हार्मोन्स करे। आप रट लेना, याद कर लेना, बार बार रिवीजन करना। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, फ्लोरिजन्स एंड ट्रोमेटिन। 2-4 बार रिवीजन करोगे, बहुत इजी है, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स हैं। एंड कुछ हार्मोन्स जो है ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, जो कि वृद्धि कारक हार्मोन हैं। एंड कुछ हैं ग्रोथ रिटार्डेंट या इनहिबिटर, जिनको बोलते हैं वृद्धि रोधक। वृद्धि कारक में आ जाएंगे इंडोलेसिटिक एसिड, जो कि एक ऑक्सिन है, एंड जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, एंड इनहिबिटर में या वृद्धि रोधक में आ जाएंगे एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन या इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन का एक फॉर्मूला है क्या, C2H4। आप ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कुछ पौधों की गतियाँ होती हैं, जो कि अलग अलग टाइप से हम स्टडी करेंगे। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि पौधे किस किस प्रकार की गति या मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा सिस्मोनास्टिक मूवमेंट या कंपना अनुकंचन। इसमें क्या है, आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, डोंट टच मी नॉट प्लांट जिसको हम बोलते हैं। ये आपने देखा होगा कि तभी जब आप इसको छूते हैं तभी ये ऐसा, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। वैसे इसकी पत्तियाँ ऐसे लीफलेट होते हैं, एंड अगर आप इसको छूते हो तो ये बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की मूवमेंट को, गति को हम बोलते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, कंपना अनुकंचन। उसके बाद है हमारा थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, स्पर्शा अनुकंचन। ये ड्रोसेरा, जो कि एक कीटभक्षी पौधा है, या टेंड्रिल्स जो होती हैं बेलों की, जिसके सहारे बेल्स किसी सरफेस पर चढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा है, ये एक बेल है, एंड इससे ये ऐसे स्प्रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर जाता है एंड किसी सरफेस पे ये अटैच हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। तो इसको बोलते हैं हम थिग्मोनास्टिक टाइप की मूवमेंट या स्पर्शा अनुकंचन। उसके बाद है फोटोट्रोपिज्म या प्रकाशा अनुवर्तन, पौधों का प्रकाश की दिशा में मुड़ जाना। कि आप एक खिड़की जिससे प्रकाश आ रहा है, वहाँ पर आप एक पौधा रख दीजिए तो पौधा उसी डायरेक्शन में झुक जाएगा। इसको बोलते हैं हम फोटोट्रोपिज्म या प्रकाशा अनुवर्तन। फिर है फोटोनास्टिक मूवमेंट, प्रकाशा अनुकुंचन। इसमें क्या है, ऑक्जेलिस का फ्लावर या फिर सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये दिन में खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है थर्मोनास्टिक मूवमेंट, तापानुकंचन। इस एग्जाम्पल है ट्यूलिप का फ्लावर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको इस टाइप से याद रखना है कि सिस्मोनास्टिक मूवमेंट वो होते हैं कि जिस प्रकार से हम छुई मुई का एग्जाम्पल इसमें याद रखेंगे कि कैसे छुई मुई को छूते ही वो ऐसे सिकुड़ जाता है। जब कहाँ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि छुई मुई में जो सिकुड़न है वो किसका एग्जाम्पल है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट का, या फिर टेंड्रिल्स किसका एग्जाम्पल है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट का, है ना। एंड फोटोट्रोपिज्म किसका एग्जाम्पल है, जैसे पौधे मुड़ जाते हैं। फोटोनास्टिक किसका एग्जाम्पल है, ये जो सूरजमुखी के फूल का जो एग्जाम्पल है ना, ये फोटोट्रोपिज्म में भी आएगा एंड फोटोनास्टिक में भी आएगा। ठीक है,
तो ये बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, हमने ऐड इसलिए कर लिए कि आपको ये ना लगे कि मैम सिस्मोनास्टिक वर्ड कहीं पे आया और आपने पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए हमने इनको इंक्लूड कर दिया है। बाकी बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे कुछ पादप रोग या प्लांट डिजीजेस। पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनको हम पढ़ते हैं। पहला है, जिस प्रकार से एनिमल्स में हम पढ़ते हैं कि विषाणु से कौन से होते हैं, कौन से जीवाणुओं से होते हैं, कौन से कवक से होते हैं, उसी प्रकार से पौधों में भी अलग अलग जो जीवाणु विषाणु हैं उनके अनुसार हम करेंगे। अब देखते हैं कि विषाणुओं से कौन कौन से रोग पौधों में होते हैं। पहला है तंबाकू का मोज़ेक रोग, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। इसका जो वायरस है वो कौन सा है, विषाणु, जिसको हम बोलते हैं विषाणु है इसका TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें क्या है, पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है। क्लोरोफिल क्या है, पर्णहरित जो पिगमेंट है, वर्णक है, जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो यहाँ पर नष्ट हो जाता है। पत्ते पीले पड़ जाते हैं या फिर पत्ते सिकुड़ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। तो ये डिजीज़ है आपकी मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको, तंबाकू का मोज़ेक रोग, जो कि TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है, ठीक है। इतनी ही बातें आपको याद रखनी है प्लांट की डिजीज़ में कि कौन सा रोग है एंड कौन से प्लांट में है और कौन सा इसका जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो कि विषाणु है, जीवाणु है, कोई भी है, किससे हो रहा है उसका आपको नाम याद रखना है और 2-3 आपको इसकी विशेषताएं याद रखनी है कि क्या क्या इस रोग में होता है, ठीक है। जैसे पत्तियां सिकुड़ जाएंगी और क्लोरोफिल या जो पर्णहरित पिगमेंट है, वर्णक है, वो खत्म हो जाएगा, पत्ते पीले पड़ जाएंगे, ठीक। उसके बाद है पोटैटो मोज़ेक, पोटैटो मतलब आलू, आलू में भी ऐसे मोज़ेक डिजीज़ हो जाएगी जिसका वायरस है पोटैटो वायरस X एंड पत्तियों में चितकबरापन हो जाएगा और पत्तियां छोटी हो जाएंगी, बोने हो जाएंगी। उसके बाद है बंची टॉप ऑफ बनाना, इसमें क्या है, वायरस है कौन सा, बनाना वायरस 1 एंड पौधे बोने हो जाएंगे और सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखो केले का पौधा देखा होगा, वो ऐसे अलग अलग उसकी पत्तियां होती हैं, लंबी लंबी, है ना। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हो जाएंगे और ऐसे गुच्छा सा बन जाएगा पत्तियों का ऊपर, ये पूरा गुलाब की तरह बन गया, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर पौधे बोने हो जाएंगे और सभी पत्तियाँ गुलाबवत एकत्रित हो जाएंगी, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है बंची टॉप ऑफ बनाना, इसका आपको वायरस ध्यान रखना है। उसके बाद रंग परिवर्तन, मतलब पौधे का जो कलर चेंज हो जाता है, रंग बदल जाता है, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं रंग परिवर्तन या कलर चेंज। इसको हम हरिमाहीनता भी बोलते हैं, मतलब हरापन कम हो जाता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हरिमाहीनता। पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है, या तो पत्ती पीली पड़ जाएगी या सफ़ेद पड़ जाएगी या फिर चितकबरी हो जाएगी। इसमें 2 टाइप हैं, एक वेन क्लियरिंग, एक वेन बेंडिंग। या आप फोटो से देखना कि वेन क्लियरिंग में तो क्या है, शिराएं पीली हैं, शिराएं इनको बोलते हैं, जो ये वेन्स होती हैं जिनको शिराएं बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, इस टाइप की जो रेखाएं हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेन या शिराएं। तो ये जो भाग है वो तो यहाँ पर पीले पड़ जाते हैं और जो दूसरे पत्ते के भाग हैं वो हरे रहते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं वेन क्लियरिंग, मतलब वेन पीली पड़ गई, ठीक है। एंड दूसरा है वेन बेंडिंग, यहाँ पर क्या है, जो वेन्स हैं वो हरी रहती हैं, बाकी पत्ता पीला पड़ जाता है, इसको बोलते हैं वेन बेंडिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा कि वेन बेंडिंग क्या है या वेन क्लियरिंग क्या है, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीवाणुओं के द्वारा पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है हमारा आलू का शिथिल रोग, विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, जिसको हम रिंग डिजीज भी बोलते हैं, रिंग रोग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है, ये देखो ऐसे इस टाइप की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। इसका जो जीवाणु है वो है सुडोमोनास सोलेनेसियरम, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इसमें क्या है, पौधे का वास्कुलर सिस्टम या संवहन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक। आलू का शिथिल रोग, जिसको रिंग रोग भी बोलते हैं, रिंग डिजीज भी बोलते हैं, जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है एंड इसका जीवाणु है सुडोमोनास सोलेनेसियरम, ठीक। एंड इसमें संवहन तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इसका जीवाणु है जेंथोमोनास
पत्ती पर भूरे रंग की जलाद्र संरचना हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये पत्ती है एंड इसमें ऐसे भूरे रंग की ऐसे ये नमी युक्त होगी, मतलब पत्ता गीला सा हो जाएगा एंड ये ऐसे संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें तो आपको ये जीवाणु का नाम ही पता होना चाहिए। उसके बाद है धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। इसका जीवाणु है जेंथोमोनास ओराइजी। इसमें क्या है, पत्तियों की एक या दोनों सतह पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है, मतलब ये ऐसे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं इसकी, किसकी, धान के पौधे की, चावल के पौधे की, जिसका जीवाणु है जेंथोमोनास ओराइजी। फिर है हमारा साइट्रस कैंकर। इसमें क्या है, जीवाणु है जेंथोमोनास सिट्री। जेंथोमोनास सिट्री। प्रभावित भाग क्या है, नींबू का फ्रूट भी है, नींबू की पत्तियां भी हैं एंड शाखाएं भी हैं, टहनियाँ भी हैं, मतलब हर जगह पे ये आपको पैच से दिख रहे हैं। टिश्यू डेड हो जाते हैं, कोशिकाएं मृत हो जाती हैं एंड इसको बोलते हैं हम साइट्रस कैंकर। कैंकर बेसिकली एक डील या गांठों को बोलते हैं, तो ये ऐसे गांठ सी बन जाती हैं पत्तियों में एंड फ्रूट्स में। इसका जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु है, वो है जेंथोमोनास सिट्री। सिट्रस फ्रूट में है, खट्टे पौधों में है, तो इसलिए इसका हो गया सिट्री। उसके बाद है गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। इसका जीवाणु है कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी एंड एक निमाटोड भी इसके लिए जो है काजेटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवाणु और निमाटोड दोनों के कारण ही ये होता है। जीवाणु जो है वो है कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी एंड निमाटोड है एंजुइना। ये इसमें क्या है, गेहूं के जो पत्तियों के नीचे का भाग है वो मुरझाकर मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाती हैं जो बालियां हैं इनकी। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टुंडू रोग, टुंडू डिजीज़ है व्हीट की, वो किसके कारण होती है, जीवाणु और निमेटोड दोनों के कारण ही होती है। उसके बाद है एक पौधों का रोग है जो कि फंजाई के कारण होता है, करनाल बंट। करनाल बंट ऑफ व्हीट, ये करनाल की किसी फार्म में डिस्कवर किया गया था, हरियाणा में है करनाल, तो उसके कारण इसको करनाल बंट बोलते हैं। एंड इसकी जो फंजाई है जिसके कारण ये होता है वो है टिलेटिया इंडिका। एंड जो पौधे की, गेहूं की ऐसे जो बीज होते हैं वो इस प्रकार से हो जाते हैं, खराब ही हो जाते हैं सारे। ठीक है, कवक या फंजाई के कारण। अब कुछ रोग ऐसे भी हैं कि जो कुछ एलिमेंट्स की, तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होगा, मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी से होगा, धान में खैरा रोग जस्ते की या जिंक की कमी से होगा, नींबू में लिटिल लीफ तांबे की कमी से होगा, आंवले में नेक्रोसिस बोरोन की कमी से होगा, शलगम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से होगा, मक्का में वाइट बर्ड जिंक या जस्ता की कमी से होगा, चुकंदर में हटरॉट बोरोन की कमी से होगा। अब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम आप समझा नहीं रहे हो, बट इसमें क्या समझाएं आपको कि फूल गोभी में ब्राउनिंग, ये आपको पीएचडी तो करनी है नहीं इस पे, तो आपको ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी कि मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी से होता है, खैरा रोग धान में जस्ते या जिंक की कमी से होता है। छोटे छोटे फैक्ट हैं ये, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बार बार रिवीजन करने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, दूसरा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ समझने में दिक्कत आए या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आंवले में नेक्रोसिस, अब आप इसमें क्या सर्च करोगे, नेक्रोसिस का मतलब होता है कि टिश्यू की डेथ या कोशिकाओं का मर जाना, और ये किसके कारण होता है, बोरोन के कारण होता है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद कुछ एक दो चीज़ें और हमारी रहती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो कि दूसरे पौधों पर अपना जीवन यापन करते हैं या दूसरे जीवों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हम बोलते हैं परजीवी पादप या पैरासिटिक प्लांट। पूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे पौधे पर ये निर्भर करते हैं। ठीक है, जो दो टाइप के हैं परजीवी पादप, एक तो तना परजीवी, एक जड़ परजीवी। मतलब जो तने के ऊपर रहते हैं उसको बोलते हैं तना परजीवी, और जो जड़ के ऊपर रहते हैं उसको बोलते हैं जड़ परजीवी। जो तना परजीवी हैं उसमें भी दो टाइप हैं, एक तो पूर्ण रूप से अगर तने पर डिपेंडेंट है, निर्भर हैं, या फिर पार्शियल रूप से या आंशिक रूप से निर्भर हैं। तो जो पूर्ण रूप से निर्भर है उसका एग्जाम्पल है अमरबेल, कुस्कुटा, एंड जो आंशिक रूप से निर्भर है तने पर उसका एग्जाम्पल है लोरेंथस। इसी प्रकार से जड़ के ऊपर जो पूर्ण रूप से निर्भर है वो है रेफ्लेशिया या ओरोबेंकी, एंड या आंशिक रूप से जड़ पर निर्भर है वो है चंदन। ये आप देख लेना, जैसे कि
ये कुस्कुटा अमरबेल हो गई, ये रेफ्लेशिया हो गया, ये ओरोबेंकी हो गया, ये लोरेंथस विस्कम सेंटेलम अल्बम। फॉर एग्जांपल ये ओरोबेंकी है ना। अब ओरोबेंकी किसका एग्जांपल है? पूर्ण जड़ परजीवी का एग्जांपल है, टोटल रूट पैरासाइट का एग्जांपल है। कैसे? ये होस्ट प्लांट है, मतलब जिस पे ये निर्भर करेगा, एंड ये ओरोबेंकी का पौधा है, ये भी और ये भी। तो ये कैसे है टोटल रूट पैरासाइट कि ये जो ओरोबेंकी का पौधा है, नीचे से जो होस्ट पौधा है जिस पे ये डिपेंडेंट है, निर्भर हैं, उसकी जड़ों में ये सारा न्यूट्रिशन जड़ों से लेगा, एंड सारा का सारा न्यूट्रिशन ही ये जड़ों से लेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण जड़ परजीवी। मतलब ये पूरी तरह से इस पौधे की जड़ पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर पूरे तने पर डिपेंडेंट है तो उसको बोल दिया पूर्ण तना परजीवी, है ना। टोटल स्टेम पैरासाइट जिसका एग्जांपल है कुस्कुटा। एंड इसी टाइप से आप क्लासिफिकेशन याद कर लेना कि पूर्ण तना परजीवी का एग्जांपल है कुस्कुटा, एंड आंशिक तना परजीवी का एग्जांपल है लोरेंथस, एंड पूर्ण जड़ परजीवी का एग्जांपल है रेफ्लेशिया एंड ओरोबेंकी, एंड आंशिक जड़ परजीवी का एग्जांपल है चंदन, ठीक। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि जो कि दूसरे जीवों के साथ सहजीवन या सिम्बायोसिस का संबंध बनाते हैं, जिसमें दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल ये दो जीव हैं जो कि एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये इस प्रकार का संबंध बनाएंगे कि दोनों को ही एक दूसरे की उपस्थिति का लाभ हो रहा है। तो पौधे भी इस प्रकार के संबंध को फॉलो करते हैं, इस प्रकार का संबंध बनाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल लाइकेन है, लाइकेन में क्या है? शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ आ जाते हैं, जो कि दोनों को ही एक दूसरे का लाभ मिलता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है लाइकेन किसका एग्जाम्पल है? शैवाल और कवक के सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर एल्गी या शैवाल जो है भोजन बनाते हैं, और कवक या फंजाई जो है इनको रहने के लिए इनको स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का कवक मूल माइकोरिजा, जिसमें जो फंजाई है वो पौधे की जड़ों में लग जाती हैं, इसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है, ठीक है। एंड क्योंकि जड़ों से फंजाई को भोजन मिलता है, एंड इनसे पौधों को भी इनकी ग्रोथ या वृद्धि ज़्यादा होती है इन कवक के प्रभाव के अंदर, तो दोनों को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद है मूल ग्रंथियाँ या रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, जो कि दलहनी पौधे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो जिनमें दाल जिनसे हमें मिलती है उनको हम बोलते हैं दलहनी पौधे। उनके जो जड़ें होती हैं उनमें कुछ जीवाणु साथ में रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, ठीक है। यहाँ पर जीवाणुओं को रहने को जगह मिल रही है, और पौधे को नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणुओं की मदद मिल रही है, ठीक है। ये दोनों साइड से फायदा हो गया। उसके बाद है अजोला, जो है एक टेरिडोफाइट है, हम ये क्लासिफिकेशन कर चुके। एंड एक नील हरित शैवाल है एनाबिना, ये दोनों एक साथ रहते हैं, ये भी एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है जिसमें दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और छोटा सा कंसेप्ट रह गया, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या है? पौधों की पत्तियों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये पौधा है, इसकी ये पत्तियां हैं, है ना, एंड यहाँ से पानी जब वातावरण में उड़ता है, पानी की हानि होती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। ये बेसिकली ज़रूरी भी है, क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन होता है तभी नीचे से जाइलम के द्वारा पानी ऊपर की साइड आता है, प्रेशर कम हो जाएगा, पानी कम होगा तो पानी ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा, तो ये पानी उड़ता रहेगा और नीचे से पानी आता रहेगा। अगर ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश में आपको पानी पौधे में कम डालने की ज़रूरत होती है ना। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा पौधे की पत्तियों से पानी की हानि नहीं हो रही, तो पौधे की जड़ भी पानी नहीं मांगेंगी उनसे, क्योंकि ऊपर की साइड पानी नहीं जाएगा, बिकॉज वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा और पानी पौधे की जड़ों को नहीं चाहिए। तो
पौधे के विकास के लिए जड़ और खनिज लवण तभी जाएंगे जब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी उड़ता रहेगा, पानी जाता रहेगा, तभी जाइलम अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा अच्छे से। तो इसीलिए इसको पौधों में एक आवश्यक बुराई बोला है, कि बुराई इसीलिए बोला कि पानी जा रहा है, पानी उड़ रहा है, पानी की हानि हो रही है, बट आवश्यक बुराई है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही जो नीचे से जड़ों के द्वारा पानी और खनिज लवण पौधे की जड़ों के द्वारा सोखे जाते हैं, बिकॉज ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का दबाव कम होता है या पानी की मात्रा कम होती जाती है, जिसके कारण ही पानी पौधा और ज़्यादा पानी सोख पाता है जड़ों के द्वारा। ठीक। एंड जो वाष्पोत्सर्जन का अंग है वो कौन सा है? रंध्र और स्टोमेटा, जो कि हम पहले भी देख चुके। पत्तियों की निचली सतह पर ज़्यादा होते हैं, पत्तियों की एपिडर्मिस में ये पाए जाते हैं। एंड ये इसमें 2 सेल्स होती हैं जिनको हम द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स बोलते हैं। एंड ये स्टोमेटा का छिद्र है। एंड इसमें क्लोरोफिल होती है, हरित लवक होता है, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक है। 2 कोशिकाओं को हम रक्षक कोशिका, द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स बोलते हैं। एंड ये किडनी शेप होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, ये आप देख रहे हो, ये किडनी शेप है। ठीक है। अब जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, मतलब जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, वहाँ पर रंध्र या स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं या बिल्कुल धसे हुए या सनकन होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी उड़ ही नहीं रहा है, वहाँ पर पहले ही पानी ऑलरेडी है, तो पानी की ज़रूरत, ट्रांसपिरेशन भी कम होगा तो पानी की ज़रूरत भी नहीं होगी। एंड इसीलिए वहाँ पर जो स्टोमेटा है वो अब्सेंट होते हैं, धसे हुए होते हैं, है ना। अब जो जलोद्भिद पौधे हैं या हाइड्रोफाइट हैं, उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो अब्सेंट होते हैं या धसे हुए होते हैं। ठीक है। एंड जो जीरोफाइट्स होते हैं, जो मरुस्थल वाले पौधे होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में बंद हो जाते हैं और रात को खुल जाते हैं। दिन में क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर पानी कम उड़ेगा, इसीलिए जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है। एंड जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वातावरण में, वहाँ भी स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये आपको डाटा ध्यान रखना है कि जो स्टोमेटा है, रंध्र है, वो किस पर डिपेंड करते हैं। हाइड्रोफाइट्स में रंध्र अब्सेंट होते हैं या धसे हुए होते हैं। जीरोफाइट्स में रंध्र दिन में बंद हो जाते हैं, रात में खुल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर भी रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन जो है 3 प्रकार का होता है। रंध्रीय मतलब स्टोमेटल, 80 से 90% जो वाष्पोत्सर्जन है वो इसी प्रकार का होता है, जो कि स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा होता है। उसके बाद है उपत्वचीय या क्यूटिकुलर। क्यूटिकल क्या होती है? पौधों में पत्ते, फल या फूल या जो भी अकाष्ठीय भाग है, नॉन वुडी पार्ट है, उनके ऊपर एक चिकनी लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो यहाँ से भी ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसको हम बोलते हैं उपत्वचीय या क्यूटिकुलर। एंड तीसरा है वातरंध्रीय या लेंटिकुलर। लेंटिकल्स बेसिकली जो पौधे के तने में होते हैं, तने की छाल में ये छिद्र से होते हैं, आप देख रहे हो। इनके द्वारा अगर पानी उड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं वातरंध्रीय या लेंटिकुलर। वातरंध्रीय या लेंटिकल, ये ऐसे स्ट्रक्चर पौधे के तने में होते हैं। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? गैसेस एक्सचेंज का। ठीक है। तो यहाँ तक हमने बॉटनी, वनस्पति विज्ञान कंप्लीट किया। एंड इसमें हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, वनस्पति विज्ञान क्या है, बॉटनी हमने अच्छे से समझा। फिर हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की कि हमने इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ये सब किए, है ना। इनको आप बिल्कुल रट लेना। थैलोफाइटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले तो दोनों टाइप की क्लासिफिकेशन आपको टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद आप इन सभी प्लांट्स के अलग अलग विशेषताएं याद रखना कि थैलोफाइटा की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। थैलोफाइटा में हमने क्या देखा था कि एक तो इनमें एम्ब्रियो नहीं होता, एंड फूल नहीं बनता, एंड इनकी जो बॉडी में जड़, तना या पत्तियां नहीं होते। और इसमें हमने देखा शैवाल, कवक और जीवाणु। शैवाल, कवक और जीवाणु को हमने अलग अलग पढ़ा। उसके बाद हमने देखा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पहले भ्रूणीय पादप हैं जिनमें फर्स्ट एम्ब्रियो जो है इन्हीं में मिला। देन पहले स्थलीय पादप हैं, जमीन पर पहली बार कौन से प्लांट पाए गए? ब्रायोफाइटा। परंतु इनको निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए
पानी की आवश्यकता है, इसीलिए ये पूर्णतया ज़मीन पर नहीं रह सकते, इनको रहने के लिए पानी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि निषेचन की क्रिया पानी में होती है। ठीक है, तो ये हमने ब्रायोफाइटा देखे जिसमें जड़ तना पत्तियां नहीं होती, बट जड़ तना पत्तियों जैसी संरचनाएं होती हैं। जड़ जैसी संरचनाओं को हमने बोला राइजोइड या मूलाभास। एंड उसके बाद हमने देखा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमने देखा कि पहले सफल स्थलीय पादप हैं, एंड इनको हम वानस्पतिक सर्प भी बोलते हैं या बॉटनिकल स्नेक भी बोलते हैं। पहले संवहनी पादप हैं, बिकॉज जो वास्कुलर टिश्यू है सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ही मिले, परंतु यहाँ पर वास्कुलर टिश्यूज़ में जाइलम में एंड फ्लोएम में जो और कोशिकाएं होती हैं वो यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, तो ये कम विकसित वास्कुलर टिश्यू यहाँ पर हैं। जिम्नोस्पर्म्स में भी कम वास्कुलर टिश्यू ही हैं, एंजियोस्पर्म्स में जो पूर्णतया विकसित वास्कुलर टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा के बाद हमने जिम्नोस्पर्म्स देखे जो कि अनावृत बीजी हैं, मतलब जिनमें पुष्प तो बनता है। टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं बनता, पुष्प यहाँ तक ही नहीं बनता, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प बनता है एंड यहाँ पर बीज भी बनता है। प्रथम बीजीय पादप यही है, बीज यहीं से बनना शुरू हुआ, यहाँ तक टेरिडोफाइटा तक बीज नहीं बन रहा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स हैं, पहले फूल वाले पौधे हैं, बीज वाले पौधे हैं, स्पष्ट जड़ तना पत्तियां हैं एंड बीज पर यहाँ पर आवरण नहीं होता, इसीलिए इनको बोलते हैं अनावृत बीजी, या इनमें फ्रूट नहीं बनता, फ्रूट के द्वारा ये कवर नहीं होते। उसके बाद हमने देखा एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो है पूर्णतया विकसित पौधे हैं एंड जो फ्लावरिंग प्लांट हमें दिखते हैं वो एंजियोस्पर्म्स ही हैं सभी, मतलब जिसमें फल जो बनता है, फल केवल एंजियोस्पर्म्स में बनता है। जो भी हम फल वाले पौधे देखते हैं वो एंजियोस्पर्म्स ही हैं। ठीक है, एंड फल बनने के कारण यहाँ के जो बीज हैं वो ढके हुए रहते हैं, इसीलिए इनको आवृत बीजी बोलते हैं। ठीक है, इनको हमने इनकी डिटेल में विशेषताएं देखी और इनके सभी एग्जाम्पल्स देखे, इनको आप रट लेना, याद कर लेना। उसके बाद हमने पादप आकारिका देखी, प्लांट मार्फोलॉजी देखी, जिसमें हमने जड़, तना, पत्तियां एंड फल, फूल, इन सब के अलग अलग स्ट्रक्चर देखे कि किस प्रकार से जड़, कैसे कैसे उनकी मूवमेंट होती है, एंड जड़ का विकास मूलांकुर से होता है एंड तने का विकास जो है प्रांकुर से होता है। एंड हमने जड़ों के प्रकार देखे, मूसला जड़ एंड उपस्थानिक जड़, फिर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, है ना। तने में हमने डिटेल में देखा कि तनों के रूपांतरण देखे। उसके बाद हमने पत्तियां देखी, पत्तियां कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाती हैं, ये सब देखा एंड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने स्टोमेटा देखे, उसके बाद हमने पत्तियों के रूपांतरण देखे, है ना। कुछ कीटभक्षी प्लांट देखे, कुछ हमें कांटे का रूप धारण कर लेते हैं, ये सब देखा। उसके बाद हमने फूल किया, फूल जो कि पौधे का जननांग है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग हमने दोनों पार्ट देखे डिटेल में, है ना। उसके बाद हमने पॉलिनेशन किया कि किस प्रकार से परागण या पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है, जिसमें पोलन ग्रेन्स या पराग कण जो फीमेल पार्ट वर्तिकाग्र तक जाते हैं, ये अपने आप भी हो सकता है जिसको स्वपरागण बोलते हैं, या फिर दूसरे फ्लावर्स में भी हो सकता है जिसको परपरागण बोलते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना। उसके बाद हमने पौधों में जनन देखा जो कि एसेक्सुअल या सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार से होता है ना। फिर हमने फ्रूट देखा और अलग अलग पौधों में क्या क्या खाने वाली चीज़ें हैं, कौन कौन से भाग हम खाते हैं, वो सब हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स की, एपोमिक्सिस या फिर एगेमोस्पर्मी या पार्थिनोकार्पी, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने पादप उत्तक किए, पादप टिश्यूज़ किए, है ना, जिसमें विभज्योतकी या स्थायी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू देखा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने 3 टाइप देखे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू के हमने 2 टाइप देखे, सरल उत्तक और सिंपल टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल उत्तक। सरल उत्तक या सिंपल टिश्यू के हमने 3 प्रकार देखे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जटिल के हमने 2 टाइप देखे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ों से भोजन और खनिज लवण ऊपर तक लेके जाता है एंड फ्लोएम पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन जो बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, वो ऊपर से नीचे तक जाता है या पूरे प्लांट में जाता है। ठीक है, ये हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिटेल में किया।
उसके बाद हमने देखा पादप हार्मोन्स की किस प्रकार से अलग अलग हार्मोन्स पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, कोई वृद्धि को बढ़ाते हैं, कोई वृद्धि को कम करते हैं। जो वृद्धि को बढ़ाते हैं उनको हमने बोला ग्रोथ प्रोमोटिंग या वृद्धि संवर्धन हार्मोन, या फिर जो ग्रोथ को वृद्धि को कम करते हैं उनको हमने बोला वृद्धि संदमक हार्मोन्स या फिर ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, पादप रोग किए, प्लांट डिजीजेस की, जो कि विषाणु, जीवाणु या फंजाई जिनसे भी हो रहे थे, उसमें आपको जो भी विषाणु या जीवाणु है या फंजाई है उसका आपको नाम याद रखना है। एंड एक बेसिक से उसकी जो विशेषताएं हैं, जो रोग के लक्षण हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ पोषण संबंधी चीज़ें की कि कौन कौन से परजीवी पौधे हैं एंड कौन कौन से दूसरे जीवों के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये सब हमने किया। एंड फिर हमने लास्ट में वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया को देखा कि किस प्रकार से स्टोमेटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन होता है। एंड ये पौधे में पानी की मूवमेंट के लिए, गति के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसको एक आवश्यक बुराई भी हमने बोला। तो ये हमने बॉटनी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कर ली है। अगर आपको कहीं भी कोई इशू आता है तो आप हमें इन्फॉर्म करें। आपको अच्छे से समझ में आना ही हमारा मेन उद्देश्य था। एंड एग्ज़ाम के दृष्टि से हमने सारा लगभग अच्छे से कवर किया है। कहीं पर कोई चीज़ रह गई है आप कमेंट में हमें बताना, हम एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, पर एग्ज़ाम के लिए आपको, अगर आप ये चीज़ें आप पूरी तरीके से याद कर लेंगे एंड रिवीजन करेंगे एंड एक क्वेश्चन सीरीज भी हम चलाएंगे, तो आपको कहीं से भी कुछ बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और बॉटनी या वनस्पति जो विषय है, वनस्पति विज्ञान, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आप रिवीजन करना, याद करना, अच्छे से बार बार इसको पढ़ना, तो आपको एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।